Hi juniors and welcome back to Humanities by Saurabh. So today we are going to do once again our class 12th ISC history chapter number 11, that is Israel Palestine conflict, or we can say Middle East war from 1916 to 1993. तो अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का और साथ ही साथ हमारे आईएससी हिस्ट्री के सिलेबस का। देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू आवर लेटेस्ट सिलेबस जो CISC ने हमें दिया है, ये वाला चैप्टर में ना बहुत सारे एडिशंस हो गए हैं। बेसिकली लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के बुक में नहीं दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, तो ये मत बोल देना कि अरे ये तो बुक में हमारे दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली अपने टाइम पे भी गूगल के मदद से उन सारे टॉपिक्स को सर्च किया था और फिर उसको समझा था। तो मैं आप लोगों को वही यहाँ पे लिखवा के और पढ़ा भी दूंगा, आप लोग चाहो तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले चैप्टर की ही तरह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूंगा मैप्स का, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम लोग वर्ल्ड मैप के ऊपर इजराइल कहाँ है, पैलेस्टीन कहाँ है, ये अरेबिया क्या है, मिडिल ईस्ट क्या है, गाज़ा, वेस्ट बैंक, ये सबको नहीं समझेंगे ना, तब तक आप लोगों को ये सिर्फ थ्योरी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चीज़ों को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत लेंदी है, तो ये वीडियो भी बड़ा हो सकता है। आप लोग चाहो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, नहीं तो फिर पार्ट्स में करके देख लेना। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर से। तो पहले हम लोग डिकोड करते हैं इन पर्टिकुलर टर्म्स को जो हेडिंग में दिए गए हैं। क्या आप लोगों ने कभी मिडिल ईस्ट के बारे में सुना है? फॉर श्योर सुना ही होगा, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा था, उसके वजह से पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस हो गया था। ठीक है, हमारे घरों पे भी यहाँ पे LPG गैस सिलेंडर्स के प्रॉब्लम हो गए थे। उन सबको आप लोगों को अगर समझना है कि बेसिकली वो लोग क्यों लड़ रहे थे एक दूसरे से, तो उसके रूट्स यहाँ पे है। जब तक आप लोग इस पूरे टॉपिक्स को समझोगे नहीं, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये अमेरिका, ईरान, इन लोगों का क्या रोल था इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसके बारे में आप लोग फ्यूचर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके एक टाइप से रूट्स को समझने वाले हैं, बिकॉज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पहले हुआ था और उसी के चलते यहाँ पूरे मिडिल ईस्ट में हमें वॉर्स देखने को मिले थे बिटवीन दी कंट्रीज, जिसमें कि अमेरिका भी आया, USSR भी आया, और आज भी अभी तुम लोग देख ही रहे हो कि ये सिचुएशन चलती जा रही है। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे वो सब हम लोग समझने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ना, हम लोग अपनी कंट्री को देखें तो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा आज तक क्यों चलता है? क्योंकि पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन के पीछे क्या क्या रीजंस थे मैंने आप लोगों को सब कुछ चैप्टर 1 में बताया ही था। तो बस वही यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। और एक और रीज़न, ब्रिटिश। अब जहाँ जहाँ ये अंग्रेज गए, वहाँ वहाँ जो 2 अलग अलग कम्युनिटीज़ थी उनको ये लड़ा के गए थे। जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इन्होंने खेली थी, वैसे यहाँ पे भी इन लोगों ने अरब्स को यानी मुस्लिम्स को और ज्यूज को, ठीक है, जिनको बेसिकली इजरायलीज कहा जा रहा है, उनके बीच में इन्होंने झगड़ा लगवाया था। तो ब्रिटिश का ये जो काम था फूट डालने वाला, वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। ठीक है, तो एक टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन इन 2 कंट्रीज की लड़ाई थी। ठीक है, और इसमें क्योंकि पैलेस्टीन को बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने सपोर्ट किया था, ठीक है, जैसे कि इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, तो ये सारी कंट्रीज ना मिडिल ईस्ट की हैं। तो इसी वजह से इसको मिडिल ईस्ट वॉर भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें मेजरली सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इन्वॉल्व थी। जैसे हमने देखा था ना, वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जा रहा था, बिकॉज उसमें सारे वर्ल्ड की कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो बस वैसे ही यहाँ पे भी हमें सिचुएशन देखने को मिली थी। अब हम लोगों को यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड को समझना है 1916 से, यानी कि जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, उस दौरान पे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे, और उसके बाद फिर कैसे इजराइल फॉर्म होता है, से लेके 1993 तक, यानी कि जो ऑस्लो पीस अकॉर्ड हुआ था
वहाँ तक हमें समझना है कि जो पीस हुआ इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में, आखिर वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ और आज तक ये जो सिनेरियो है वो चलता आ रहा है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को। आई नो थोड़ा सा लेंदी है, बट आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंटरेस्ट के साथ थोड़ा सा पढ़ाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है। चलो तो समझते हैं। सबसे पहले अरेबिया वॉज अ लैंड ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। अब देखो ये अरेबिया, अरेबिया क्या है, तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को ही मिला के ना यहाँ पे अरेबिया कहा जाता था पहले के समय में। ठीक है, जब यहाँ पे एंशियंट टाइम्स था, तो वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी एक साथ मिलजुल के, या फिर कह सकते हो अलग अलग भी, और एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करते रहते थे। तो अरेबिया जो था वो क्या था, एक लैंड था ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। बेसिकली अरेबिया में, यानी कि अरेबिया का मतलब यहाँ पे मिडिल ईस्ट को ही कहा जा रहा है, कि बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स रहती थी, बहुत सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस रहते थे जो एक दूसरे के साथ झगड़ते भी रहते थे या फिर एक साथ मिलजुल के भी रहते थे। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि इस्लाम का जन्म भी यहीं पे हुआ था, बिकॉज यहीं से जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो यहाँ एग्जिस्टेंस में आए थे। वो भी एक पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते थे अरेबिया के, और उन्होंने मक्का मदीना में प्रीच करना स्टार्ट किया इस्लाम को, और फिर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बने, और वहीं से जो ये इस्लाम था उसका जन्म हुआ। फिर उसके बाद कहा ऐसा जाता है ना कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो पैलेस्टीन भी गए थे। ठीक है, वहीं से शायद उनकी आत्मा निकली थी, लाइक दैट, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था। आई एम सो सॉरी, उतना मुझे रिलीजियस चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी वजह से यहाँ पे मक्का, मदीना और जेरूसलम, जेरूसलम के बारे में बताऊंगा आपको मैं, वो भी पैलेस्टीन में ही आता है। इन तीन जगहों को ना इस्लाम में बहुत होली कंसिडर किया जाने लगा था उनके जाने की वजह से। तो बस यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम पे अरेबिया में यहाँ एक और रीजन आता था पैलेस्टीन नाम का। ठीक है, पैलेस्टीन नाम का याद रखना। अरेबिया के अंदर ही पैलेस्टीन था, लेकिन पैलेस्टीन को ऐसा नहीं कहा जाता था कि वो अरेबिया का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पैलेस्टीन था जहाँ की ज्यूज रहते थे। ठीक है, पैलेस्टीन में ज्यूज रहते थे, और उन ज्यूज को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, फिलिस्टीनियंस। ठीक है, फिलिस्टीनियंस कहा जाता था। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पे इजिप्ट के एम्परर आते हैं, ठीक है, इजिप्ट के एम्परर्स को ना फेराओर कहा जाता था। आप लोगों ने अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि फेराओर जो है वो इजिप्शियन एम्परर को कहा जाता है। अब इन फेराओर ने क्या किया, पैलेस्टीन से इन ज्यूज को निकाल फेंका। ठीक है, ऐसी सब बेसिकली कहानियां हैं, हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स नहीं प्रेजेंट हैं। बस बाइबल को छोड़ के हमें उसी में थोड़े से इन सब के जिक्र देखने को मिलता है। लेकिन जो भी हमें हमारे पास एविडेंसेस प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये सब लिखा गया है। ठीक है, और ये पूरा क्योंकि एक रिलीजियस चैप्टर है तो कोई भी यहाँ पे इसको उस सिनेरियो में नहीं लेगा, बिकॉज मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ नो हेट्स, पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। तो चलो वही मैं बता रहा था कि जो फिलिस्टीनियंस हैं उनको इजिप्शियन एम्परर यहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसको बाइबल में ग्रेट एक्सॉस्ट कहा जाता है। फिर इसके बाद जो पैलेस्टीन है वो अरेबिया का पार्ट ऑफिशियली बन जाता है। क्यों? बिकॉज अब यहाँ पे अरब्स आके रहने लगते हैं। ठीक है, पैलेस्टीन में अब अरब्स आके रहने लग गए, क्योंकि ज्यूज को तो यहाँ से निकाल दिया गया, और ज्यूज वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर हो गए। बेसिकली वो यूरोप चले गए थे, यूरोप में रहने लगे थे। ठीक है, तो बस यहाँ से अरेबिया का पार्ट कौन बन गया, पैलेस्टीन बन गया। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई है। अब ये तो था बैकग्राउंड। अब हम समझते हैं कि ये अरब नेशनलिज्म और जियोनिज्म, ये दो टर्म्स आते हैं, इनका मतलब क्या था। तो सबसे पहले अरब नेशनलिज्म। ना अरब नेशनलिज्म नाम से पता चल रहा है कि अरब्स का नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब तो तुम लोगों को पता है ना, हमने ऑफ कोर्स अपने इंडिपेंडेंस को पढ़ते टाइम भी समझा था कि यहाँ पे लव फॉर वंस कंट्री या रीजन यू कैन से। तो बस वही कहा जा रहा है कि पूरे अरेबिया के लिए एक जो प्यार था अरब्स के मन में, वही यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जो अरब्स चाहते थे अरब नेशनलिज्म के थ्रू कि जो पूरा अरेबिया है वो वेस्टर्न कंट्रोल से आज़ाद हो जाए और हमारे हाथों में आ जाए, हम उसको एक पर्टिकुलर अपना स्टेट बना लेंगे। ठीक है,
आज़ाद स्टेट। तो वही कहा जा रहा है कि ये एक मूवमेंट था बाय द अरब मुस्लिम्स, जिसमें कि फॉर्मेशन करने की बात की गई थी ऑफ द अरब स्टेट, और ये वननेस के ऊपर बेस्ड होगा। फिर उसके बाद यहाँ से जो वेस्टर्न कंट्रोल है, बिकॉज यहाँ पे ऑफ कोर्स जो वेस्टर्न पावर्स थे वो भी रूल कर रहे थे, तो वेस्टर्न कंट्रोल यहाँ से हटाया जाए। उस टाइम पे ओटमान एम्पायर भी था, ठीक है, ओटमान एम्पायर भी था मिडिल ईस्ट में, तो टर्क्स का भी कंट्रोल हटाने की यहाँ पे बात की जा रही थी थ्रू दी अरब नेशनलिज्म। तो बेसिकली अरब्स को क्या चाहिए था, अरब्स को चाहिए था कि उनका जो अरेबिया है वो आज़ाद हो जाए इन सबके रूल से। और बाद में चल के जब ओटमन एम्पायर खत्म हो गया था, तो यहाँ अरब लीग भी बनाया गया था 1945 में। और बेसिकली यहाँ पे ये अब बनाया गया था एक दूसरे मोटिव से, क्योंकि अब वेस्टर्न पावर्स भी नहीं रहे थे, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन हो गया था। तो ये बनाया गया था अरब लीग। ये सेकेंड फेज ऑफ अरब नेशनलिज्म का पार्ट माना जाता है, जिसमें कहा गया था कि यहाँ पैलेस्टीन जो है वहाँ ज्यूज नहीं आएंगे, और पूरा का पूरा पैलेस्टीन जो है वो अरेबिया का पार्ट ही रहेगा, ठीक है। अब अरब्स जो हैं वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को कहा जाता है, प्लीज़ ये भी याद रखना। और इनका कॉन्फ्लिक्ट टर्क्स के साथ भी था, ठीक है, टर्क्स भी मुस्लिम्स ही थे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर तुम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो वो चाइना वाले रीजन से आए थे। एनसीईआरटीज में ऐसा पढ़ाया जाता है, बट उतना डीप में आपको नहीं जाने की जरूरत है, बस इतना ही समझो जितना मैंने अभी बताया है। फिर उसके बाद जियोनिज्म, अब एक और टर्म आ जाता है जियोनिज्म। तो जैसे अरब्स का ये नेशनलिज्म था, वैसे ही जियोनिज्म जो है वो ज्यूज का नेशनलिस्ट मूवमेंट था। ज्यूज के नेशनलिस्ट मूवमेंट को जियोनिज्म कहा गया था। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट था ज्यूज का, और ये ज्यूज क्या मांग रहे थे, सेपरेट होमलैंड। सेपरेट होमलैंड यानी कि एक अपना स्टेट, अपना कंट्री, अपना नेशन रहने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये पूरे यूरोप में फैले हुए थे, तो इनको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए था ना जहाँ पे सब एक साथ मिलजुल के ज्यूज रह सके। तो ऑफ कोर्स इनका हिस्टोरिकल टाइज पैलेस्टीन के साथ था, मैंने आपको बताया, तो इस वजह से ये पैलेस्टीन में अपना एक सेपरेट होमलैंड चाह रहे थे, जिसको ये लोग कहते हैं लैंड ऑफ इजराइल, जिसको ये लोग क्या कहते थे, लैंड ऑफ इजराइल। और इसी को बनाने के लिए यहाँ पे जियोनिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे। तो इतना क्लियर हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले पोस्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कौन से वॉर की बात हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको मैंने बताया था डेट 1914 से लेके 18 तक चला था, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 16 वाले टाइम पीरियड के बारे में। 1916 जब अभी वर्ल्ड वॉर 1 चल ही रहा था, तो यहाँ पे पोस्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट क्या था पैलेस्टीन में, वो हम लोग समझेंगे, यानी कि ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन ब्रिटिश मैंडेट वाला। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इजराइल का फॉर्मेशन होता है, आखिरकार ये जो स्टेट था इजराइल का वो फॉर्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोमिसेस। अब यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया था ना कि ये अंग्रेज जहाँ भी जाते हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई करवा ही देते हैं। तो वही हाल है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोमिसेस किए थे, दोनों से, अरब से भी और ज्यूज से भी। अब वो क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो पहला है हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस। हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब यहाँ पे बेसिकली हुसैन और मैकमोहन इन दोनों के बीच में पासिंग ऑफ लेटर्स चल रहा था। पासिंग ऑफ लेटर्स चल रहा था फ्रॉम 1915 टू 16 वाला टाइम पीरियड, ठीक है। 1915 से 16 के बीच में इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ लेटर्स का लेन देन चल रहा था। उनमें बेसिकली क्या कहा जा रहा था दोनों की तरफ से वो हम लोग समझते हैं। तो पहले तो ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटेन ने इनकरेज किया अरब्स को कि आप रिवॉल्ट करो टर्क्स के खिलाफ। अब देखो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़े हो तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूं कि एलाइज और सेंट्रल इन दो पावर्स के बीच में जो उस टाइम का वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो चल रहा था, जिसमें कि एलाइज में कौन कौन था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, पहले रशिया था बाद में चला गया, फिर उसके बाद अमेरिका था, ठीक है। और सेंट्रल में कौन कौन था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है, पहले इटली था लेकिन वो भी छोड़ दिया था बाद में, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं ओटमान एम्पायर था। अभी जो ओटमान एम्पायर था क्योंकि वो जर्मनी का साथ दे रहा था, ब्रिटेन के खिलाफ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो बस उन्हीं ओटमान एम्पायर यानी कि टर्क्स के खिलाफ रिवॉल्ट करने को बोला था ब्रिटेन ने अरब्स को। और अरब्स को इसके बदले में क्या देंगे, क्या प्रॉमिस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा कि हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आज़ादी दे देंगे। यानी क्योंकि ओटमान्स हार जाएंगे हमसे, तो जब हार जाएंगे तो उनको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे मिडिल ईस्ट से।
और जो अरेबिया है पूरा का पूरा आप अरब्स का हो जाएगा। ऐसा झूठा प्रॉमिस दिया गया था, क्योंकि बाद में चल के ये इतनी आसानी से थोड़ी देने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, खुद रख लिया था पूरे के पूरे अरेबिया को। वहां से टर्क्स तो हट गए, लेकिन ये वेस्टर्न पावर्स आ गए थे, तो उसी के चलते ये अरब नेशनलिज्म आया था। मैंने आपको बताया ना, हमारे इंडिया के साथ भी वही हाल किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट मांगा कि हमें सपोर्ट करो इंडियंस इन जर्मनी, ओटमान और इन सब के खिलाफ, और बदले में हम आपको स्वराज दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया था। ठीक है, उल्टा रॉलेट एक्ट एंड ये सब चीजें आ गई थी। तो वही हाल यहाँ पे भी था। अब ये क्या था, मैंने बता दिया, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स था बिटवीन जनरल मैकमोहन, ठीक है, जनरल मैकमोहन थे ब्रिटिश की तरफ से, और किंग हुसैन थे अरब्स की तरफ से। पूरे अरब कम्युनिटी को, ठीक है, पूरे अरब कम्युनिटी को, अलग अलग जो ट्राइब्स में बटी हुई थी, उनके एक पर्टिकुलर लीडर थे जो कि उन सबको यूनाइट करके रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है, तो उन्हीं का नाम था किंग हुसैन, और ये मक्का के थे। ठीक है, मक्का, किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन भी कभी कभी कहा जाएगा। देन स्काई पिकॉट एग्रीमेंट 1916 का। नाउ स्काई पिकॉट एग्रीमेंट क्या था 1916 का, तो बेसिकली इसमें हमें देखने को मिला कि ये जो स्काईज थे वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, और ये पीकॉट कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ये दो लोग हैं, ठीक है, ये दो बेसिकली जर्नल्स हैं, और इन दोनों ने आपस में एक टाइप से सीक्रेट कन्वेंशन साइन किया था। इसको एशिया माइनर एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और ये सीक्रेट मीटिंग के थ्रू, सीक्रेट कन्वेंशन के थ्रू ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने, ठीक है, रशिया ने, उस टाइम पे रशिया में कौन था, उस टाइम पे रशिया में थे सार, ठीक है ना, सार ऐसे लिखा जाता है, TSAR, सार। आप लोगों ने क्लास 11th में इन लोगों के बारे में पढ़ा ही होगा, इन द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो इन तीनों ने ये डिसाइड किया था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाएगा तो हम लोग आपस में ओटमन एम्पायर के टेरिटरीज को बांट लेंगे, यानी कि मिडिल ईस्ट या फिर अरेबिया को बांट लेंगे। अब सोचो, एक तरफ कह रहे हो आप लोग कि हम आज़ादी दे देंगे अरब्स को, और फिर एक तरफ आप लोग कह रहे हो कि हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब ये सीक्रेटली इन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन बाद में चल के, क्योंकि रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया था 1917 में, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छोड़ दिया था, ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मतलब छोड़ के निकल गया था। इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस ने रशिया को उसके पार्ट्स देने से मना कर दिए कि तुमने तो वैसे भी हार मान लिया था, तो इस वजह से तुमको हम लोग ओटमन एम्पायर के जो पार्ट्स डिसाइड किए थे वो नहीं देंगे। तो इसी वजह से रशिया ने गुस्से में आके, बेसिकली उस टाइम पे बोल्शेविक्स थे, तो बोल्शेविक्स ने पूरा का पूरा ये जो सीक्रेट कन्वेंशन था उसका डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया लोगों के सामने, और अरब्स देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे कि ये देखो ब्रिटेन का डबल स्टैंडर्ड, एक तरफ हमको आज़ादी प्रॉमिस कर रहे हो और एक तरफ खुद में बांटने की बात कर रहे हो। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉमिस में बेलफोर्ट डिक्लेरेशन। ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही साइन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा फ्रॉम द ज्यूज। ठीक है, तो ये 1917 का था। इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि क्योंकि जियोनिज्म चल रहा था, ठीक है, जियोनिस्ट मूवमेंट उस टाइम पे, और ज्यूज जो थे वो बहुत वेल्दी क्लास थे। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, ICSE वाले स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि कैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का एक ड्रामा हुआ करता था हमारे इंग्लिश में, उसमें शार्लॉक नाम का एक कैरेक्टर था, वो भी ज्यूज था, वो कितना अमीर था। ठीक है, उसके थ्रू क्या दिखाया जा रहा था कि वो मनी लेंडर था, बहुत अमीर था। ठीक है, और एंटोनियो जो कि क्रिश्चियन था। ठीक है, ये सारी कहानी आप लोग याद है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो ज्यूज कम्युनिटी होती है ना, वो बहुत अमीर होती है। ठीक है, और उनके पास बहुत पैसा होता है, वो बेसिकली रिच मर्चेंट्स होते हैं, वेल्दी क्लास होते हैं। इस वजह से अगर उनका सपोर्ट मिलेगा ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर में, तो ऑफ कोर्स पैसे की तो कमी होगी ही नहीं, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने ज्यूज को प्रॉमिस कर दिया कि हम लोग आपको एक सेपरेट होमलैंड दे देंगे, ठीक है, पैलेस्टीन के अंदर, जहाँ पे आप लोग जाके रह सकते हो आराम से, बदले में हमें आप लोग सपोर्ट करो जर्मनी उर्मी के खिलाफ, ठीक है, वॉर में। तो वही था कि यहाँ पे ये जो बेलफोर्ट नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने एक पब्लिक डिक्लेरेशन कर दिया था कि अपने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कि हम लोग तो वॉर खत्म होने के बाद सेपरेट होमलैंड प्रोवाइड कर ही देंगे ज्यूज को। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। देन इसके बाद जब फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1918 में, तो 1919 में ना ये ब्रिटिश अरब्स को देते हैं, ना ज्यूज को देते हैं पैलेस्टीन, पूरा का पूरा अरेबिया खुद रख लेते हैं, यानी ओटमन एम्पायर के पार्ट्स को आपस में ही बांट लेते हैं। क्योंकि उस टाइम पे आप लोग को पता है लीग ऑफ नेशन बना था, ठीक है, लीग ऑफ नेशन पढ़ा था, ये सब आप लोग वैसे भी 11th में क्या पता पढ़े ही होंगे। तो लीग ऑफ नेशन जो है उस टाइम पे ये डिक्लेयर करता है कि
क्योंकि ये एरियाज इनकेपेबल है सेल्फ रूल के लिए, ठीक है, तो इनको हम लोग जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस को दे रहे थे। तो ये लीग ऑफ नेशन आप लोग जानते ही हो कि इसमें सिर्फ और ब्रिटेन और फ्रांस ही मेनली डोमिनेट करते थे, अमेरिका और दूसरी कोई कंट्रीज थे नहीं। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन का नाम लेके ब्रिटेन और फ्रांस ने ये जो अलग अलग एरियाज थे उनको आपस में बांट लिया था, ठीक है, ये कह के कि वो कैपेबल नहीं है सेल्फ रूल के लिए। तो जो मैंडेट था, मैंडेट का मतलब जो एरिया था, जो एक कंट्रोल था पैलेस्टीन का, वो ब्रिटिश के पास आ गया था, ठीक है। तो पूरे अरेबिया के तो इन लोगों ने आपस में बांट लिया, और उसमें से जो पैलेस्टीन रीजन था वो किसके हाथ में आया था? ब्रिटिश मैंडेट के हाथ में आया था। ये 1919 की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि क्योंकि ये बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, एक पब्लिक डिक्लेरेशन, तो ज्यूनिस्ट ने इनकरेज किया सारे ज्यूज को, ज्यूनिस्ट यानी कि ये ज्यूस के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना, उसके लीडर्स की बात हो रही है, उन्होंने इनकरेज किया ज्यूज कम्युनिटी को कि जाओ जाओ अब आप लोग जाके पैलेस्टीन वाले एरिया में रहो, क्योंकि ब्रिटेन ने तो ऐसा ऐसा हमें प्रॉमिस किया था। तो इस वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ज्यूज का इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये सब वर्ड्स आप लोग समझते हो ना, कि दूसरे कंट्री से जब किसी और कंट्री में जब कोई आता है तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पे ज्यूज का इमिग्रेशन जो है वो बढ़ गया था 1920 से बढ़ गया था, जिसकी वजह से कॉम्युनल टेंशन हमें देखने को मिले। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स अरब्स को ये पसंद नहीं आएगा कि जो दूसरा कम्युनिटी है वो आके हमारे एरिया में रह रहा है, ठीक है, और ऑफ कोर्स वो रिच थे, ज्यूज अमीर थे, तो वो यहाँ पे आके ज़मीन खरीद रहे थे, और ज़मीन खरीदने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे थे पूरे पैलेस्टीन वाले रीजन में, ठीक है। जबकि ये अरब्स पुअर क्लास हुआ करती थी, तो इनके पास उतना पैसा था नहीं कि वो ज़मीन खरीद के और अपना जो हक है वो जमा सके। तो इस वजह से एक कॉम्युनल टेंशन हमें देखने को मिली बिटवीन दी अरब्स एंड द ज्यूज। अरब जो है वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश के खिलाफ कि आप लोग क्यों ज्यूज को आने दे रहे हो, और ऑफ कोर्स ज्यूज के खिलाफ कि ज्यूज यहाँ आ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसी के रिएक्शन में जो ब्रिटिश है बाद में चल के वो भी कर देता है, क्या कहते हैं, स्टॉप करता है इमिग्रेशन को, लिमिट कर देता है कि ज्यूज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि जर्मनी में हिटलर आ जाता है, और हिटलर की जो पॉलिसीज थी वो एंटी सेमेटिक थी, यानी कि वो एंटी ज्यूज था, और इस वजह से उनका होलोकॉस्ट कराता है, जेनोसाइड करवाता है, बहुत मास स्केल पर ज्यूज को मरवा रहा होता है। इस वजह से ज्यूज डर के मारे जर्मनी से यहाँ पे निकल के और कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स यहीं आएंगे पैलेस्टीन में। तो उसकी वजह से और ज़्यादा इमिग्रेशन बढ़ गया था, ठीक है, 1930s के दौरान। तो इसी वजह से फिर अमेरिका भी सपोर्ट करने लगता है ज्यूज को कि अरे ये तो भाई जस्टिफाइड है ना, जब जर्मनी में ऐसा ऐसा हो रहा है ज्यूज के साथ, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ऑफ कोर्स ब्रिटेन को बोलता है कि आप ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हो ना, वो हटाओ ज्यूज के ऊपर से। और ज्यूज भी इसी वजह से ब्रिटिश के खिलाफ मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि हमारा कैसे रिस्ट्रिक्शन हो रहा है एंट्री में। आप लोग समझ रहे हो ना कहानी को। बेसिकली यहाँ से जो टॉपिक है ना वो आपके सिलेबस में उतना है नहीं, आप लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। मेनली आप लोग को याद रखना है कि इतना सारा पोर्शन जो अभी हमने पढ़ा वो एग्जाम्स में आ सकता है। ऑफ कोर्स मैं जल्दी ही यहाँ पे सिलेबस वाला सीरीज भी लाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वही हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चलता है, उसमें जो ज्यूज थे वो इतने चालाक थे, उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया, ब्रिटेन को सपोर्ट किया, बिकॉज उनको भी पता था कि ये जीतने वाले हैं। इस वजह से क्योंकि उनको सपोर्ट किया तो वेस्टर्न पावर्स कहीं ना कहीं अब लाइक करने लगेंगे ज्यूज को कि हाँ भाई ज्यूज कम्युनिटी तो हमको इतना सपोर्ट की पैसे से, तो इस वजह से इनको फॉर श्योर इनका घर दे देना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो जो पैलेस्टीन वाला रीजन था अभी तक ब्रिटिश के हाथों में था, ब्रिटिश वहां से छोड़ के चले जाते हैं और वो यूएनओ यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नया नया पीस ऑर्गेनाइजेशन बना था, उनके हाथों में चला जाता है। यूएनओ यहाँ पे डिसाइड करता है कि क्यों ना इसका पार्टीशन कर दिया जाए, एंड फॉर श्योर ये जो पार्टीशन प्लान है वो पील कमीशन से आया था ना। व्हाट वाज दिस पील कमीशन? पील कमीशन जो था वो पहले ब्रिटिशर्स ने लाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ही कि पार्टीशन क्यों ना कर दिया जाए पैलेस्टीन का, दो अलग अलग कंट्रीज में, एक पैलेस्टीन होगा अरब्स के लिए और एक इजराइल होगा इन ज्यूज के लिए। लेकिन उन्होंने माना नहीं था उस टाइम पे, अरब्स ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट कर दिया था और ज्यूज भी खुश नहीं थे कि नहीं हमें तो पूरा का पूरा पैलेस्टीन चाहिए। तो इसी वजह से उस टाइम पे तो कैंसिल आउट हो गया था। लेकिन यूएनओ इसको वापस से
इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, फिर से अरब जो है वो रिवॉल्ट करते हैं, लेकिन इस बार ज्यूज मान जाते हैं कि अरे भाई चलो थोड़ा सा हिस्सा तो दोगे ना, चलेगा, एटलीस्ट हमारी कंट्री तो बन जाएगी ना। तो इसी के बाद फिर हम लोग देखते हैं 1 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1948 में। 1948 में जो स्टेट ऑफ इजराइल है वो फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ यूएसए। मैंने बताया था यूएसए जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और यूएसए का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था यूएनओ में, तो इस वजह से ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टेट ऑफ इजराइल जो है फॉर्म हो जाता है। और इसी के बाद हम लोग सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे जब ये जो इजराइल है वो फॉर्म होता है, उसके वजह से सारे अरब नेशंस बेसिकली उस टाइम पे जो इजिप्ट था, सीरिया था, लेबनान था, जॉर्डन था, ये सब मिलके वॉर डिक्लेयर कर देते हैं ऑन इजराइल। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड कंट्री। तो चलो अब थोड़ा सा बुक से रीडिंग कर देते हैं ताकि आप लोग को जो भी फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया वो क्लियर आउट हो जाए। सो मिडिल ईस्ट वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट 1916 टू 1993 में हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज दी पोस्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट इन पैलेस्टीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल। तो पहले बैकग्राउंड क्या है, अरेबिया वॉज द लैंड ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इन द बिब्लिकल टाइम्स, यानी कि जब बाइबल लिखा जा रहा था उस समय पे पैलेस्टीन वॉज द होम लैंड ऑफ जूस। सोचो ये कितने समय पहले की बात हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी के भी पहले की ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको, ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो पैलेस्टीन वाज द होमलैंड ऑफ ज्यूज पीपल, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दी गई है। पैलेस्टीन इज अ पार्ट ऑफ अरेबिया, द ज्यूज वर नोन एज फिलिस्टीनियंस। देन इट इज क्लेम्ड दैट वन इजिप्शियन एम्परर, जो इजिप्शियन एम्परर यानी कि फेराहौर थे, उन्हीं में से एक पर्टिकुलर एम्परर, उनका नाम नहीं पता है हम लोगों को, लेकिन उन्होंने ही यहाँ पे बैनिश कर दिया था यानी कि हटा दिया था ज्यूज लोगों को पैलेस्टीन से, और इसी को बाइबल में एज अ ग्रेट एक्सॉस्ट कहा गया था, ग्रेट एक्सडॉस कहा गया था। After that the Jews lost their homeland and were scattered all over the world, यानी कि of course ये पूरे वर्ल्ड में स्कैटर हो गए थे इसके बाद Jews, but it should be remembered that a good section of Jews continue to live at Palestine as a minority people, लेकिन कुछ Jews अभी भी रह रहे थे पैलेस्टीन में as a minorities, ठीक है, मैक्सिमम को हटा दिया गया था। इसके बाद फॉर श्योर जो पैलेस्टीन है वो अरब होमलैंड का पार्ट बन जाता है, यानी कि अरेबिया के अंडर तो आता ही था पैलेस्टीन पहले से, अब वो ऑफिशियली अरब होमलैंड का पार्ट बन जाता है, बिकॉज पैलेस्टीन में अब अरब्स आके रहने लगते हैं क्योंकि अब ज्यूज वहां से हट चुके हैं। मीन वाइल द अरब्स रोज एज अ कॉन्करिंग रेस एम्ब्रेसिंग इस्लाम। ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि इस्लाम का फॉर्मेशन होता है और उसके वजह से ये जो अरब्स हैं उन रेस का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे इजिप्ट आगे चल के हमें सिनेरियो में देखने को मिला था कि कैसे जो इजिप्ट है उसी का मेन मोटिव था ज्यूस को हटाने का यहाँ से। इसी वजह से हम लोग सोचो इतने टाइम पहले से ये कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं कि कैसे एक इजिप्शियन एम्परर उन्होंने यहाँ पे ज्यूस को हटाया था। तो ये पुरानी दुश्मनी तो थी ही ना, बहुत पुरानी दुश्मनी। आग में घी डालने का काम ब्रिटिश ने बस कर दिया था। फिर उसके बाद बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सुल्तान ऑफ टर्की वाज अ लॉर्ड ऑफ अरेबिया। ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो टर्क्स थे उन्होंने पूरे अरेबिया को कंट्रोल कर लिया था, और उसके वजह से जो सुल्तान थे टर्की के उन्हीं को लॉर्ड ऑफ अरेबिया कहा जाता था। और जो सुल्तान के गवर्नर्स थे, गवर्नर्स यानी कि पाशास थे, ठीक है, गवर्नर्स को क्या कहा जाता था, सुल्तान के पाशास कहा जाता था। यानी कि जो टर्क्स थे वो अरब्स के ऊपर तो रूल करते ही थे, यानी अरेबिया पे तो रूल करते ही थे, साथ ही साथ पैलेस्टीन को भी एक अपना प्रोविंस मानते थे। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि जो अरेबिया था उसका पैलेस्टीन ऑफिशियली पार्ट बन गया, बिकॉज एक तो वहाँ पे अरब से रहने लग गए थे, और दूसरा वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो टर्क्स के गवर्नर थे, यानी कि सुल्तान के गवर्नर थे पाशास, वो भी कंट्रोल अपना बनाए रखे थे। तो दोनों तरफ का यहाँ पे चीज दिखाया गया कि पहले ज्यूज के हाथों में था, बाद में अरब्स का बन गया। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि किसके हाथों में अब जाएगा, वही यहाँ पे मैंने आपको समझाया। नाउ द जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ पैलेस्टीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सोचोगे कि अरेबिया इतना बड़ा, ठीक है, मैप में देखोगे तो मिडिल ईस्ट की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, और पैलेस्टीन पिद्दू सा देश, ठीक है, इतना छोटू सा, वो दिखता भी नहीं है अच्छे से, लेकिन उसका क्या इतना जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है कि ज्यूज, अरब्स, ब्रिटिश, टर्क्स सब उसको मतलब अपना बनाने के चक्कर में लड़ रहे हैं। उसका जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत था, ठीक है। क्या यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि जो पैलेस्टीन था वो स्विस कैनाल के पास सिचुएटेड था।
स्विस कैनाल एक ऐसा छोटा सा रास्ता है जहां से सारे के सारे शिप्स पास हुआ करते हैं, ठीक है, सारे के सारे शिप्स पास हुआ करते हैं। मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर रूट, ठीक है, सी रूट है ये, बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। यूरोप से अफ्रीका में जितने भी शिप्स थे वो यहीं से पास हुआ करते थे। अनदर पार्ट इज सिचुएटेड ऑन द मेडिटेरियन सी, तो एक पार्ट तो स्विच कैनाल के ऊपर सिचुएटेड है पैलेस्टीन का, दूसरा पार्ट मेडिटेरियन सी के पास सिचुएटेड है। अब मेडिटेरियन सी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ से भी स्ट्रेटेजिक सी रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पैलेस्टीन में ही यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड्स हुआ था, यानी कि अब तेल भी निकल गया, और तेल सोचो कितना जरूरी होता है। तो तेल यहाँ पे निकल गया था पैलेस्टीन में, तो उसके बाद तो जो यूरोपियन इंपीरियल पावर्स थे वो इसको कॉलोनी बनाना ही चाह रहे थे, ठीक है, ताकि जो उनका कंट्रोल है वो उन ऑयल फील्ड्स के ऊपर हो जाए। तो ये तीनों रीजंस आप लोग को याद रखना है फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ पैलेस्टीन। उसके बाद ग्रैंड शरीफ किंग हुसैन ऑफ मक्का वाज द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ एवरी क्वारलिंग अरेबियन ट्राइब, यानी कि ऑफ कोर्स अरेबियन बहुत सारे ट्राइब्स थे, मैंने आपको बताया, और इन सबके यूनिटी कौन दिखाते थे? किंग हुसैन ऑफ मक्का। वो एज अ लीडर काम करते थे इन सभी का। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं अरब नेशनलिज्म को। इट वॉज अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी अमोंग Muslim Arabs. Its main demand was the formation of an Arab state on the basis of unity and feelings of brotherhood among the Arab people. यहाँ पे क्या मेन एम्स थे इनके? सबसे पहला, टू प्रोवाइड एंड देयर बाय सिक्योर यूनिटी अमॉन्ग ऑल अरब स्टेट। प्लीज इसको ध्यान से सुनो बिकॉज एग्जाम्स में पूछ सकता है दैट व्हाट आर द एम्स ऑफ अरब नेशनलिज्म। तो आप लोगों को लिखना होगा पहला, टू प्रोवाइड एंड देयर बाय सिक्योर यूनिटी अमॉन्ग ऑल अरब स्टेट्स, यानी कि जितने भी अरब स्टेट्स हैं उनके बीच में यूनिटी हो, ठीक है। सेकेंड, टू कॉल फॉर अ पॉलिटिकल यूनियन एंड रिजुरिक्शन इन दी अरब वर्ल्ड, यानी कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो पॉलिटिकल यूनियन है वो पॉसिबल हो पाए पूरे के पूरे अरेबिया का। एंड थर्ड, टू एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड इंटरवेंशन इन द अरब world and further remove those Arab governments which supported Western influence and power, यानी कि एक तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी यहाँ से हटाओ और जो अरब की सरकारें यहाँ के ट्राइब्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली वेस्टर्न्स को, उनको भी यहाँ से हटाओ। तो ये अरब नेशनलिज्म का बेसिकली हमें एम देखने को मिला था, जिसके बाद हमें 1945 में अरब लीग का फॉर्मेशन देखने को मिला। और अरब लीग के फॉर्मेशन के बाद ही यहाँ पे इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड येमेन, ये सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे इसका पार्ट बन गए थे, जिनको स्ट्रगल कैरी करना था अगेंस्ट दिस न्यूली फॉर्म्ड कंट्री इजराइल, और ज्यूज को हटा के पूरा का पूरा पैलेस्टीन अपना बनाना था इन अरब्स को, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वाज जियोनिज्म। अब जियोनिज्म क्या था? तो एक आइडियोलॉजी था एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट था अमंग द ज्यूज पीपल व्हिच एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ ज्यूज स्टेट इन द एरिया कॉल्ड द लैंड ऑफ इजराइल। इट इंक्लूड्स द एरियाज ऑफ पैलेस्टीन एंड द होली लैंड। होली लैंड किसको कहा जा रहा है? जेरूसलम को कहा जा रहा है। जेरूसलम ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस था ज्यूज और अरब्स दोनों के लिए, बिकॉज अरब्स के लिए मैंने बताया कि वहाँ से शायद प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत तक, हेवन तक गए थे, और ये ज्यूज के लिए वहाँ पे शायद कोई टेम्पल वेम्पल था, टेम्पल माउंट आई थिंक वही था, प्लीज़ आप लोग रीचेक कर लेना, बट हाँ वही था शायद। ये सब आपके बुक्स में नहीं दिया है, आपको याद नहीं रखना, बट फिर भी मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जियोनिज्म के क्या एम्स थे? सबसे पहले टू री एस्टेब्लिश ज्यूज सॉवरेनिटी इन द लैंड ऑफ इजराइल, यानी कि जो इजराइल था, पैलेस्टीन था, वहाँ पे ज्यूज का कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है दोबारा से, जो पहले एंशियंट टाइम्स में हुआ करता था, उनको अपनी सॉवरेनिटी एस्टेब्लिश करनी थी। एंड सेकेंड एम वॉज टू लिबरेट ज्यूज फ्रॉम एंटी सेमिटिज्म एंड अदर सेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो हिटलर या फिर अरब दूसरे कम्युनिटी के लोग ज्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या करते थे, बिकॉज क्रिश्चियंस भी बहुत ज़्यादा ज्यूज का प्रोसिक्यूशन करवाते थे, तो वो सब डिस्क्रिमिनेशन भी इस जियोनिज्म के थ्रू खत्म करना था वर्ल्ड में। तो बस ये एम्स हमें याद रखने हैं। देन वी कम टू आवर ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोमिसेस ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहला है हुसैन मैकमोहन लेटर्स, यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डेंस थे उसके बारे में हम लोग बात करें तो ये जुलाई 1915 से लेके जनवरी 1916 तक चला था डिस्कशन बिटवीन द किंग हुसैन एंड जनरल मैकमोहन। तो ये क्या था? तो यहाँ पे जो टर्क्स थे उनको हटाना चाह रहा था ब्रिटिश सरकार अरेबिया से, यानी मिडिल ईस्ट से, एंड सुल्तान जो था
टर्की का, वो एलाई था कैसर्स जर्मनी का, यानी कि जो जर्मनी में कैसर विलियम थे उनका एलाई कौन था, ये सुल्तान था। तो इसी वजह से ऑफ कोर्स ब्रिटेन चाहता था कि जो टर्क्स हैं उनका रूल यहाँ पे खत्म हो जाए। तो उसीलिए यहाँ पे जो ब्रिटिश एजेंट्स थे लाइक लॉरेंस एंड मेजर हैगॉर्थ शोड सीड्स ऑफ डीप डिस्कॉर्ड बिटवीन अरब्स एंड टर्क्स। तो इन लोगों ने फूट डालना स्टार्ट कर दिया था इन पर्टिकुलर जो एजेंट्स थे ब्रिटिश के, उन्होंने बिटवीन द अरब्स एंड द टर्क्स, ठीक है, ताकि दोनों में झगड़े हों। और बाद में चल के यहाँ पे सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंसेस हमें देखने को मिले बिटवीन दी किंग हुसैन एंड जनरल मैकमोहन। जनरल मैकमोहन जो थे वो हाई कमिश्नर थे उस टाइम पे इजिप्ट के, ठीक है, और हुसैन के बारे में तो आपको पता ही है। सो इसी वजह से इसको हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस या लेटर कहा जाने लगा। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था इसी के थ्रू दैट जो किंग हुसैन है उनको इंडिपेंडेंट अरेबिया दे दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। लेकिन बदले में यहाँ पे अरब्स को रिवॉल्ट करना होगा ओटमन एम्पायर के खिलाफ, यानी कि सपोर्ट करना होगा ब्रिटिश को इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे मैकमोहन क्या लिखते हैं, I feel it my duty to state, and I do so definitely and empathetically, that it was not intended by me in giving this pledge to the King Hussein to include Palestine in the area in which Arab independence was promised. Pan-Arab nationalism swept the Arab people. Hussein failed to get when he and his people desire. तो बेसिकली यहाँ पे पैन अरब वाला कॉन्फ्लिक्ट था। पैन मतलब एंटायर होता है, तो पैन वर्ड का मतलब एंटायर होता है, और एंटायर अरब जो था वो यहाँ पे अपना पार्ट बनाना था किसको, किंग हुसैन को, ठीक है। उसमें यहाँ पे मैकमोहन ने अरब इंडिपेंडेंस की बात की थी, और बाद में चल के पलट गया था कि अरे मैंने पैलेस्टीन नाम तो वहाँ पे रेफर ही नहीं किया था। देन स्काई पिकॉट एग्रीमेंट की बात करें तो स्काई यानी कि ब्रिटेन के थे एंड पिकॉट कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था मई के महीने में 1916 में, और इसी को एशिया माइनर एग्रीमेंट भी कहा जाता था। ये एक सीक्रेट कन्वेंशन था, ठीक है, ये एशिया माइनर एग्रीमेंट सीक्रेट कन्वेंशन था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस और ज़ारिस्ट रशिया के बीच में साइन हुआ था। अब इसमें डिवीजन ऑफ ओटमन एम्पायर की बात की गई थी बिटवीन दी एलाइड पावर्स, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि बाद में चल के बॉल्शेविक रेवोल्यूशन आया था, तो इसी वजह से रशियंस का जो क्लेम है ओटमन एम्पायर के ऊपर वो डिनाई कर दिया गया था। तो उसने रिलीज कर दिया था पूरा का पूरा टेक्स्ट ऑफ द सीक्रेट स्काई पिकॉट एग्रीमेंट, और इसके वजह से यहाँ पे एक ग्रेट एम्बैरेसमेंट देखने को मिली थी ऑफ दी ब्रिटिश। क्यों, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग था जो कि उन्होंने पहले प्लेज किया था अरब्स को कि हम उनको इंडिपेंडेंस दे देंगे, तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से अरब्स तो गुस्सा होंगे ही। एंड नेक्स्ट, ये वर्ल्ड जियोनिस्ट मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था। अब ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड जियोनिस्ट मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था, तो WZO यानी कि वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन से एट स्विट्जरलैंड इन 1897, याद रख सकते हो 1897 में ये फॉर्म हुआ था। ऑफ कोर्स जूस पीपल जो थे वो पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड थे इतने समय से, और उनके अंदर बहुत ग्रेट स्पिरिट था नेशनलिज्म का, क्योंकि उनको अपना एक होमलैंड चाहिए ही था। एक जर्मन प्रोफेसर थे डॉक्टर वाइसमैन, ठीक है, डॉक्टर चेन वाइसमैन करके एक जर्मन प्रोफेसर थे, उन्होंने ही वर्ल्ड जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। ऑफ कोर्स वो ज्यूज ही होंगे, और उन्होंने डिमांड्स रेस किए थे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पैलेस्टीन टू दी ज्यूज पीपल, यानी कि जो हमारा पुराना होमलैंड है पैलेस्टीन उसको दोबारा ज्यूज को दे दिया जाए। यहीं से जो सारी की सारी जो चीज़ें थी ज्यूनिज्म की वो शुरू हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस देखे थे, और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते उन्होंने ज्यूस बैंकर्स को अप्रोच किया था फॉर द लोन एंड सब्सिडी। ऑफ कोर्स मैंने बताया ज्यूस अमीर हुआ करते तो इस वजह से ब्रिटिश को उनका पैसा चाहिए था। तो अंडर प्रेशर ऑफ द ज्यूनिस्ट कांग्रेस इन रिटर्न फॉर द लोन, यानी कि लोन के बदले लॉर्ड बेलफोर्ड ने एक पब्लिक डिक्लेरेशन कर दिया था पार्लियामेंट के अंदर। क्या कहा था उन्होंने, His Majesty's government views with the favor establishment in the Palestine of the national homeland for the Jewish people and will use their best endeavor to facilitate the object, यानी कि पैलेस्टीन में एक नेशनल होमलैंड हम लोग बना के देंगे ज्यूज को जहां वो लोग रह सकते हैं। This Balfour Declaration of 1917 was highly contradictory to the Hussein McMahon letter, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो रूट्स थे ब्रिटिशर्स ने इस कॉन्ट्राडिक्टरी डिप्लोमेसी की वजह से पैलेस्टीन प्रॉब्लम के ग्रो कर दिए थे।
The Jews were better equipped, better educated, richer, and more enterprising than the Arabs. After the First World War, Palestine became a British mandated area and administration was in the British hands. मैंने आप लोगों को बताया कि 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तब लीग ऑफ नेशंस का नाम लेके ब्रिटिश ने, फ्रांस ने पूरे अरेबिया को आपस में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ओटमांस का कंट्रोल वहां से खत्म हो गया था और जो पैलेस्टीन था वो ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था, ऑफ कोर्स जियोनिस्ट ने इनकरेज किया ज्यूज को अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूरोप में जो रह रहे थे कि जाओ जाओ तुम लोग पैलेस्टीन में इमिग्रेट हो जाओ, क्योंकि बेल्फोर डिक्लेरेशन ने हमें अलाउ कर दिया था वो चीज। ऊपर से हिटलर्स परसिक्यूशन ऑन द ज्यूज इनकरेज देम टू मूव टू पैलेस्टीन। तो यूरोपियन कंट्रीज वर सिंपैथेटिक टू द ज्यूज इमिग्रेशन टू पैलेस्टीन इंक्लूडिंग अमेरिका। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स हिटलर उनको मार रहा था उसके चलते। लेकिन अरब्स फेल्ट इंडेंजर्ड, यानी कि अरब्स को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, उनको इनसिक्योर फील हो रहा था। देयर प्रोटेस्ट डिड नॉट रिसीव एनी इंटरनेशनल अटेंशन, यानी कि ऑफ कोर्स अरब्स को तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था इंटरनेशनली। ठीक है, दूसरी कंट्रीज। तो पैलेस्टीन वाज नॉट मेंशन्ड इन द हुसैन मैकमोहन लेटर इफ द होमलैंड वाज अश्योर्ड टू द ज्यूज, इट वाज देयर होमलैंड इन पैलेस्टीन व्हिच मेंट अ पार्ट नॉट होल ऑफ पैलेस्टीन, दस द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉश्ड देयर हैंड्स। यानी कि ये ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने आप को इन सब झमेलों से बाहर निकालना चाहती थी, और इस वजह से उन्होंने कहा कि अरे हमने ज्यूज को होमलैंड देने की बात की थी, ये नहीं कहा था कि पूरा पैलेस्टीन ही उनको दे देंगे। और हमने यहाँ पे अरब इंडिपेंडेंस की बात की थी, ये नहीं कहा था कि जो पैलेस्टीन है वो अरेबिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने कर दिए थे। अब इस अनरिस्ट्रेन्ड एंट्री ऑफ ज्यूज को क्या कहा जाता था? अलिहा। प्लीज ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अलिहा, अलियाह। ठीक है, अलियाह। और जब रिस्ट्रिक्शन लगाए थे ना ब्रिटिश ने इनके इमिग्रेशन पे ज्यूज के, तो उसको अलिया बेल्ट कहा गया था, अलिया बेल्ट। ये कुछ टर्म्स बुक में दिए हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि एक अनरिस्ट्रेन्ड एंट्री हो रही थी ज्यूज की पैलेस्टीन के अंदर। ठीक है, और वो जमीनें खरीद रहे थे फ्रॉम द पुअर अरब्स। दे परचेज्ड लैंड फ्रॉम द पुअर अरब्स, बिकेम अ प्रॉब्लम टू अरब लीडर्स। ठीक है, लेकिन बाद में चल के जब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो उसको अलिया बेल्ट कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अनरिस्ट्रेन्ड एंट्री हो रही थी ज्यूज की पैलेस्टीन के अंदर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हिटलर परसिक्यूशन कर रहा था ज्यूज का यूरोप के अंदर, तो ऑफ कोर्स वो डर के मारे भाग के यहाँ रहने के लिए आ रहे थे पैलेस्टीन के अंदर। और पैलेस्टीन में आके क्योंकि वो अमीर लोग थे तो ज़मीनें खरीद रहे थे गरीब अरब से, और ये देख के जो अरब लीडर्स थे वो गुस्सा हो रहे थे कि अरे ऐसे तो फिर जो पूरे के पूरे हमारे अरब पॉपुलेशन है वो यहाँ से ड्राइव आउट हो जाएंगे पैलेस्टीन से, और ज्यूज का ही कंट्रोल आ जाएगा। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया, एप्रीहेंडेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज्ड ज्यूज कोलोनाइजेशन एट पैलेस्टीन। और ऐसा लग रहा था ना अरब्स को, ये ब्रिटिशर्स ही ना ज्यूज को इनकरेज कर रहे हैं यहाँ आने के लिए और हमारे एरिया को कोलोनाइज करने के लिए। ठीक है, ज्यूज को एज इंपीरियलिस्ट देखा जा रहा था। Now, occasional riots broke out between the two communities. Of course, ये Jews और अरब्स दोनों कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे के साथ एक कम्युनल राइट्स लड़ना चालू कर देते हैं। After 1929, the British government began to seek ways to means to solve the Palestine problem, of course. तो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे बेसिकली चाह रही थी कि इस पैलेस्टीन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इन लोगों के बीच में जो झगड़े चल रहे थे उनको ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने अपॉइंट किया किंग क्रेन कमीशन 1990 में और हे क्राफ्ट कमीशन 1929 में, लेकिन वो फेल हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे जब बहुत हाई लेवल पे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में रॉयट्स हो जाती हैं। ठीक है, और ये दोनों कम्युनिटी ही अपने अपने इंटरेस्ट को लेके ब्रिटिश के खिलाफ भी रॉयट्स करते हैं। ठीक है, अरब का कहना था कि आप ही की वजह से जूस आ रहे हैं, और जूस का कहना था कि ब्रिटिश जो है वो हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री दे, यानी कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो इन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे फिर रॉयट्स होते हैं, जिसकी वजह से 1936 में, प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, 1936 में पील कमीशन आता है। ठीक है, पील कमीशन आता है 1936 में, पील कमीशन आता है, और ये एक रॉयल कमीशन था अंडर पील। ठीक है, पील नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के अंडर ये रॉयल कमीशन आया था, इस वजह से पील कमीशन कहा जाता था। और इन्हीं को अपॉइंट किया गया था, पील को, पैलेस्टीन के अंदर। इन्होंने प्रपोज किया था अपने रिपोर्ट में कि जो ये पूरा पैलेस्टीन है उसको पार्टीशन कर दिया जाए, यानी कि बांट दिया जाए दो हिस्सों में। एक होगा ज्यूज का हिस्सा, ठीक है, एक होगा ज्यूज का हिस्सा और एक होगा अरब्स का हिस्सा। ठीक है ना,
और उन अरब्स के हिस्से को जॉर्डन को दे दिया जाएगा, क्योंकि जॉर्डन उसके बगल में ही था, पैलेस्टीन के बगल में ही था जॉर्डन। तो जो अरब्स के हिस्से होंगे उनको जॉर्डन को एनेक्स करवा दिया जाएगा, और जो ज्यूज वाला हिस्सा है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। और जो होली प्लेस था लाइक जेरूसलम का, उसको ब्रिटिश के अंडर ही रखा जाएगा, ठीक है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि उसको क्यों दे दिया। लेकिन इसको ऑफ कोर्स किंग हुसैन जो है वो मना कर देते हैं। अरब्स जो है वो दोबारा से फ्रेश रॉइट्स बिगिन कर देते हैं कि नहीं, पूरा पैलेस्टीन ही हमारा है, ठीक है। और ये जो ब्लड शेड था वो कंटिन्यू रहता है। उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये जो ज्यूज इमिग्रेशन चल रहा था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है फ्रॉम दी ज्यूज साइड टू दी अमेरिका, इसी वजह से बाद में चल के अमेरिका का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ज्यूज को देखने को मिलता है। सो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जियोनिस्ट लीडर्स अगेन हेल्प द allies with the men and money. Naturally, sympathy of allies for Jews' homeland became strong. Of course, जो उनको पैसे का सपोर्ट देगा उसी के लिए ना वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, एलाइज की मैं बात कर रहा हूँ। सो द क्लेवर जियोनिस्ट लीडर्स, जो जियोनिस्ट लीडर्स थे, ज्यूज के लीडर्स थे, वो क्या करते हैं कि अमेरिका में अपना हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर देते हैं ब्रिटेन से, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब जो यूएसए है वही नया सुपर पावर इमर्ज होने वाला है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी वजह से उन्होंने अपना हेडक्वार्टर लंदन से न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ज्यूज बढ़ गए थे अमेरिका के अंदर, तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही चाह रहे थे कि ज्यूज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वरना ज्यूज हमको वोट नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स अमेरिका में बहुत सारे ज्यूज सिटीजन्स भी रहने लगे थे, तो उनका वोट ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को चाहिए था। ये दो पार्टीज का नाम है जो मेनली यहाँ अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहती है। तो जियोनिस्ट कांग्रेस जो न्यूयॉर्क में फॉर्म हुई थी, उनके क्या डिमांड्स थे? पहला, डिक्लेरेशन ऑफ अ ज्यूज स्टेट इन पैलेस्टीन, एक ज्यूज स्टेट बनाया जाए पैलेस्टीन में। दूसरा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो ज्यूज वॉलंटरी फोर्स का, यानी कि ज्यूज आर्मी हो। एंड तीसरा, यहाँ पे फ्री और अनफिल्टर्ड एंट्री हो ज्यूज का पैलेस्टीन में, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर ना लगाया जाए। फिर यहाँ पे इसी के बाद जो ब्रिटेन था उसने यूएनओ को इन्फॉर्म करके अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया पैलेस्टीन से 1948 तक, और इसके बाद जो पैलेस्टीन था उसको यूएनओ कंट्रोल करने लग जाता है। फिर यहाँ पे एक एंग्लो अमेरिकन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। एंग्लो अमेरिकन कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसको अरब्स और ज्यूज दोनों रिजेक्ट कर देते हैं, और लास्ट में फाइनली नवंबर के महीने में 1947 में जो यूनाइटेड नेशन था वो डिसाइड करता है कि पैलेस्टीन को पार्टीशन कर दिया जाए, जैसा जो पील कमीशन था, रॉयल कमीशन ऑफ पील, उसने कहा था। जियोनिस्ट लीडर्स इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अरब्स रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अरब्स को फिर ये लोग भी रिजेक्ट कर देते हैं कि छोड़ो, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो, हम तो भाई अब पार्टीशन करेंगे। इसके बाद यूनाइटेड नेशन अपने कमीशन को भेजता है बाउंड्री को सेट करने के लिए, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रेड क्लिफ लाइन बनी थी ना अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, वैसे ही एक बाउंड्री बनाने के लिए वहाँ पे एक कमीशन जाता है। और 1 अगस्त को 1948 में जियोनिस्ट लीडर्स यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं बर्थ ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल ऑन द लाइन्स लेट डाउन बाय द यूएन कमीशन। जो यूएन कमीशन ने बाउंड्री खींची थी उसके बेसिस पे एक जो इजराइल स्टेट है वो बन जाता है। जियोनिस्ट लीडर्स बहुत खुश थे उस टाइम पे, सारे ज्यूज वहां जाके अब रहने लगते हैं। डॉक्टर चेन वाइसमैन, क्योंकि अब स्टेट बन गया था तो वहां के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? पहले डॉक्टर चेन वाइसमैन, वही व्यक्ति जिन्होंने जियोनिस्ट मूवमेंट को बहुत पॉपुलर बनाया था। और दूसरा, डेविड बेन ग्यूरियन इसके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। डेविड बेन ग्यूरियन इसके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यूएसए इसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है, नए स्टेट ऑफ इजराइल को यूएसए जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है। और उसके अगले ही दिन सोवियत यूनियन भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये एक नई कंट्री बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन और दूसरी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी रिकॉग्निशन ग्रांट कर दिया था इजराइल को। ये सब देख के पैलेस्टीन या फिर जो दूसरे अरब नेशंस थे वो बहुत गुस्सा गए थे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक नंबर 2, 3 और 4। क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड हैं इस वजह से मैं आप लोगों को एक ही बार में रीड कर दूंगा और उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर देंगे।
तो पहले हम लोग समझने वाले हैं द अरब इजरायली वॉर्स, जो कि 1948 से स्टार्ट होते हैं। इसमें हम लोग कई सारे अलग अलग वॉर्स को देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर 1948 का, फिर स्विस इशू हम लोग देखेंगे, स्विस कैनाल का इशू 1956 का, उसके बाद फिर यहाँ पे 6 डे वॉर है 1967 का, एंड लास्ट में है योम किपुर वॉर 1973 का। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना कैंप डेविड रिकॉर्ड 1978-79 का, और लास्ट में ऑस्लो पीस रिकॉर्ड 1993 का। इसी में सब टॉपिक्स भी है, जैसे कि पीएलओ का फॉर्मेशन और इंतिफादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको मैं लास्ट में रीड आउट कर दूंगा, जो सिलेबस में न्यूली ऐड हुए थे, मैंने आपको बताया था। तो पहले तो क्या कॉजेज थे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के, जो 1948 में हुआ था। हम लोगों को सारे के सारे वॉर्स के यहाँ पे सबसे पहले कॉजेज समझने हैं, उसके बाद उसमें क्या इवेंट्स हुए वो देखना है, एंड लास्ट में उसका क्या रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस था, वो समझना है। ठीक है, बाकी इनका तो सब कुछ क्लियर ही है कि किन लोगों के बीच में एकॉर्ड यानी कि समझौता साइन हुआ, और फिर यहाँ पे लास्ट में उसके क्या टर्म्स थे, बस वही देखना है। और इनके तो सिर्फ यहाँ पे हमें मीनिंग समझना है कि व्हाट इज पीएलओ एंड इंतिफादा। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉज क्या दिया है, that British government played a double role by assuring the Arabs the independent Arabia and Jews homeland in Palestine। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कैसे जो ब्रिटिश थे वो डबल स्टैंडर्ड्स पे चल रहे थे। एक तरफ वो अरब्स को बोल रहे हैं कि हम आपको अरेबिया इंडिपेंडेंट करके दे देंगे, और एक तरफ वो ज्यूज को बोल रहे हैं कि हम आपको पैलेस्टीन में होमलैंड दे देंगे। तो एक टाइप से ब्रिटिश के वजह से अरब्स और ज्यूज के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हुआ था। तो पहला कॉज समझ में आ गया होगा। दूसरा है यहाँ पे दैट इन्फ्लक्स ऑफ अलिया ऑफ ज्यूज एग्रीगेटेड अरब्स, यानी कि जो अलियाह चल रहा था, अलियाह का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ज्यूज का इमिग्रेशन हो रहा था इजराइल में, ठीक है, उसी को यहाँ पे ज्यूज ने अलियाह नाम दिया था। और ये जो अलियाह था अनरिस्ट्रिक्टेड वे में इन्फ्लक्स हो रहा था, ठीक है, जिसके वजह से जो अरब थे वो एग्रीगेट हो गए थे। हमने देखा था कि कैसे अरब के लीडर्स जो थे वो गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि ज्यूज जो है वो पैलेस्टीन में ज़मीनें खरीद रहे थे गरीब अरब से। तो ये भी कॉज क्लियर है। देन थर्ड इज दी Jews were clever in diplomacy, while Arabs were violent and emotional. Thus, अरब्स लॉस्ट सिंपथी ऑफ द वेस्टर्न पावर्स, क्योंकि ज्यूज बहुत चालाक थे, उन्होंने फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज का सपोर्ट किया, तो उनको इंटरनेशनल सपोर्ट देखने को मिला था, वही बताया जा रहा है। एंड लास्ट इज दैट कोल्ड वॉर एग्रीगेटेड द सिचुएशन, यूएसए वाज इन द फेवर ऑफ इजराइल, द सोवियत यूनियन सपोर्टेड द अरब्स। तो प्रॉक्सी वॉर हमें देखने को मिला था। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट अरब इजरायली वॉर 1948 के 4 मेन कॉजेस थे। सबसे पहला कि जो ब्रिटिश डबल स्टैंडर्ड्स था, एक तरफ वो अरब्स को इंडिपेंडेंस देने की बात कर रहा है और एक तरफ इजराइल को होमलैंड प्रोवाइड करने की बात कर रहा है पैलेस्टीन में, उसके वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था। देन सेकेंड वॉज कि जो ज्यूज थे वो बहुत चालाक थे, उन्होंने फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया एलाइज को पैसे से, उनको लोन्स प्रोवाइड किए, इस वजह से उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिला। जबकि अरब्स ऐसे नहीं थे, वो बहुत वायलेंट नेचर के थे, तो उनको कोई भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है बाहर के देशों से। तीसरा यहाँ पे क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम पीरियड के दौरान, 1945 से ही मैंने आपको बताया था, जो कि 1991 तक चलता है। तो कोल्ड वॉर में क्या होता है कि जो यूएसए है वो यहाँ पे इजराइल को सपोर्ट करता है, और जो यूएसएसआर है वो अरब्स को सपोर्ट कर रहा था। अरब्स जब भी मैं बोलूँगा तो अरब्स का मतलब है सारी की सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, ठीक है, जो कि यहाँ पे इजराइल के खिलाफ थी, जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है, इराक हो गया, एंड मेनी मोर पढ़ते हैं। अब रिसेंटली ईरान भी हो ही चुका है, आप लोगों को पता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा कॉज हमने क्या देखा कि जो अलिहा हो रहा था, यानी कि ज्यूज का इमिग्रेशन हो रहा था इजराइल में, उसके वजह से जो अरब के लीडर्स थे वो गुस्सा हो रहे थे, बिकॉज उनको देखने को मिल रहा था कि पैलेस्टीन में जो ज्यूज है वो ज़मीन खरीद के रहने लग रहे हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने इवेंट पे कि बेसिकली फर्स्ट अरब इजरायली वॉर आखिर स्टार्ट कैसे होता है, उसमें होता क्या है 1948 में, जिसको कि वॉर ऑफ लिबरेशन भी कहते हैं। प्लीज याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है वॉर ऑफ लिबरेशन। ठीक है, वॉर ऑफ लिबरेशन। किससे लिबरेशन चाहिए, ज्यूज से लिबरेशन चाहिए, किसको, अरब्स को। तो इसी वजह से इसको
अरब इजरायली वॉर्स कहा जा रहा है। क्यों? बिकॉज इसमें पैलेस्टीन थोड़ी लड़ रहा है, पैलेस्टीन के नाम पे अरब कंट्रीज लड़ रही थी। ठीक है, भले चैप्टर का नाम है इजरायली पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, बट हमें देखने को असलियत में क्या मिला था कि यहाँ पे अरब इजराइल वॉर्स हो रहे थे। ठीक है, अरब कंट्रीज पैलेस्टीन के लिए लड़ रहे थे ताकि पैलेस्टीन कंट्री फॉर्म हो, क्योंकि उस टाइम पे पैलेस्टीन जो कंट्री थी वो असलियत में फॉर्म नहीं हुई थी। ठीक है, भले पार्टीशन हो गया था बिकॉज वहां पे सिर्फ लोग रह रहे थे, पैलेस्टीन जैसा कुछ ऐसा सच बना ही नहीं था। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं that as soon as the state of Israel was declared in 1948, Egypt, Syria, Jordan attacked it. Arabs under Nasser, the president of Egypt, would not hear any term except eradication of the Jews from Palestine. यानी कि कहा जा रहा है कि जैसे ही अगस्त के महीने में 1948 में जो स्टेट ऑफ इजराइल है वो डिक्लेयर होता है, वैसे ही जितने भी अरब कंट्रीज थे, किन किन का नाम दिया गया है, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं इसके ऊपर। अब सोचो, देखने में तो लग रहा होगा कि अरे ये नया नया पिद्दी सा देश कैसे ही इतने बड़े बड़े देशों को हरा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असलियत में इजराइल जो है वो इनको बहुत जम के टक्कर देता है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज को ऑक्युपाई भी कर लेता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा था कि जो ये अरब्स थे वो चाहते थे कि इजराइल नहीं बने और जो ज्यूज है वो पैलेस्टीन वाले एरिया से चले जाए, पैलेस्टीन आज़ाद हो जाए, लिबरेट हो जाए। नाउ मोस्ट पीपल एक्सपेक्टेड दैट अरब्स वुड विन इजीली। मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों को लग रहा था कि अरब्स आसानी से जीत जाएंगे। द इजरायलीज गेव अ कॉन्सिलेशन पॉलिसी, यानी अब इजरायलीज को लगा कि बहुत हो गया शांति समझौता, अब हम लोग बस वॉर्स लड़ते हैं और अपने हक के लिए लड़ेंगे। बेसिकली क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ज्यूज जो थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो वो अपने होमलैंड के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो बस यहाँ से हम लोग देखते हैं बाय देयर सुपीरियर स्ट्रैटेजी एंड स्किल, क्योंकि उनके पास पैसा भी बहुत था, तो ऑफकोर्स जिसके पास पैसा होगा उसके पास जाते वेपनरी होगा ही। दे ट्राइड टू क्रश अरब्स टू द डस्ट, यानी कि मिट्टी में मिला दिया। द इजरायली जर्नल का नाम यहाँ पे दिया है वैलेरियन। ठीक है, वैलेरियन, ठीक है, ये जो वैलेरियन थे उन्होंने रूट कर दिया एनिमीज को ऑन द ऑल साइड्स, यानी कि हर साइड से एनिमीज को घेर लिया था। ठीक है, और ये जो इजरायली फोर्सेस थे अंडर वैलेरियन, उन्होंने अरब के सोल्जर्स को हरा दिया था। इजराइल वेरी सून कैप्चर्ड वेस्ट ऑफ द गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर जॉर्डन। ठीक है, यानी कि इजराइल ने सबसे पहले तो जो गाजा स्ट्रिप था उसको कैप्चर किया और जो वेस्ट बैंक था उसको भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वहां पे पहले से जो पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, मुस्लिम्स रह रहे थे, अब वो एविक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब वहां पे आके ज्यूज रहने लग जाएंगे। ऑफ कोर्स अब ज्यूज रहने लग जाएंगे ना उन कैप्चर्ड एरियाज में। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसएविक्टेड 1 million अरब्स फ्रॉम द ऑक्युपाइड जोन ऑफ इजराइल, एंड इजराइल वॉन पार्टली बिकॉज दे फॉट डेस्परेटली एंड पार्टली बिकॉज द अरब स्टेट्स वर डिवाइडेड अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो इजराइल क्यों जीत पाया, क्योंकि उसके अंदर एक डेस्परेशन था जीतने का, और दूसरा रीजन था कि जो अरब स्टेट्स थे वो खुद में ही डिवाइडेड थे। ठीक है, उन्होंने एकता के साथ लड़ाई नहीं की थी। तो यहाँ पे हम एविक्टेड अरब्स को देखते हैं कि उनको यहाँ पे एज अ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज नाम दिया जाता है। ठीक है, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज किनको कहा जाता है, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज सारे के सारे एविक्टेड अरब्स को कहा जाता है जो कि कैप्चर्ड इजरायली एरिया से बाहर निकल गए थे। क्लियर है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के। अब इसी क्राइसिस को होमलैंड के लिए जो यसर अरफत हैं वो यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जितने भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज थे, अब क्योंकि वो बिना घरों के हो चुके थे, तो उनके होमलैंड के लिए कोई आवाज़ तो उठाएगा ना। ठीक है, इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ तो कोई बोलेगा, तो वो कौन बोलते हैं, यसर अफरत ही यहाँ पे लीडर होते हैं पीएलओ के। ठीक है, पीएलओ के लीडर होते हैं। अब ये पीएलओ क्या था, तो बेसिकली जो पीएलओ था यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाहता है कि पैलेस्टीन आज़ाद हो, यानी कि जो इजराइल कंट्रोल करके बैठा है वो यहाँ पे हट जाए। ठीक है, और जितने भी रिफ्यूजीज थे वो वापस अपने घरों में जाके रह सकें। तो पीएलओ फॉर्म होता है 1964 में इसी मोटिव से, और इसके लीडर कौन होते हैं, यसर अफरत। यहाँ पे मैंने लिखा भी है यसर अफरत। ठीक है,
और ये 1964 में कहाँ फॉर्म हुआ था? कैरियो में फॉर्म हुआ था। कैरियो यानी कि इजिप्ट में, कैरियो यानी कि इजिप्ट में फॉर्म हुआ था, जब अरब लीग के बारे में मैंने आपको बताया था, एक समिट चल रहा था। ठीक है, ये एक टॉपिक क्लियर हो गया, सब टॉपिक, ये एक सब टॉपिक क्लियर हो गया होगा ना। चलो फिर अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो यूएनओ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो 1949 में डिक्लेयर करता है सीज फायर, ठीक है, ताकि ये जो वॉर हो रही थी वो रुक सके। और इसी के रिजल्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद सबसे पहला तो जो अरब स्टेट थे अंडर अब्दुल नसीर, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे, वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग कोई भी पीस नहीं रखेंगे इसराइल के साथ, और आगे चल के जो वॉर्स हैं वो कंटिन्यू होंगी, और हम लोग इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं एज अ कंट्री। और दूसरा, यहाँ पे जो इसराइल था वो मान जाता है एरियाज को देने के लिए जो उसने कैप्चर कर रखे थे, लेकिन ऑफ कोर्स उनका फायदा नहीं है, क्योंकि पहले से अब ज्यूज जाके वहां रह रहे थे, तो अब कोई ज्यूज को वहां से हटाएगा नहीं ना। क्लियर है ना। नेक्स्ट इज स्विस इशू 1956 का। अब इसमें होता क्या है, अब गमाल अब्दुल नसर आप लोगों को पता है, मैंने अभी अभी बताया डैट वो एक रूलर थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, और वो फेवर में थे अरब यूनिटी के, इंडिपेंडेंस के, ठीक है, यानी कि पैन अरब वाले जो मूवमेंट था उसका ये बहुत effective लीडरशिप निभा रहे थे। He wanted liberation of Palestine from the Jews. From this he organized guerrilla fighters called Fedayeen। ठीक है, क्या नाम दिया गया था उनका? फीदाइन, फीदाइन, ठीक है। फीदाइन कौन थे? तो ये गोरिल्ला फाइटर्स थे जिनको नसर ने ऑर्गेनाइज किया था टू कैरी ऑन मर्डर इनसाइड इजराइल, यानी कि इसराइल के अंदर यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज कैरी करने के लिए, इजरायलीज को, ज्यूज को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए यहाँ पे एक गोरिल्ला फाइटर्स को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिनका नाम क्या रखा गया था? फीडियन। ये फीडियन किसके थे? तो नेसर ऑफ इजिप्ट के थे। क्लियर है नाउ। At his instance, Egyptian ships blockaded the Gulf of Aqaba, leading to Israeli port of Eilat। मतलब कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल के पास पोर्ट ऑफ अकाबा था, अकाबा, ठीक है, उसको क्लोज कर दिया गया और इजरायली शिप्स वहां से पास ऑन नहीं हो सकती थी। अब होता क्या है, ये इसका नाम स्विस क्राइसिस क्यों है? अब स्विस कैनाल के बारे में आपको बताता हूँ। इन 1936, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 में ब्रिटेन हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद इजिप्ट। ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा था इजिप्ट के साथ, ये बहुत साल पहले की बात है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इजिप्ट अलाउड द ब्रिटिश टू कीप ट्रूप्स एट स्विस कैनाल। जो स्विस कैनाल था इजिप्ट का, वहां पे ब्रिटिश जो है वो ट्रूप्स अपने रख सकते हैं, यानी कि सोल्जर्स अपने रख सकते हैं, ठीक है, 1936 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। दिस ट्रीटी वॉज टू एक्सपायर इन 1956, यानी कि 1956 में 20 साल के बाद ये एक्सपायर होना था। 20 साल का ही इसका सिर्फ टर्म था, तो इसी वजह से ब्रिटिश चाहते थे कि ये रिन्यू हो जाए और हमारे जो ट्रूप्स हैं वो स्विस कैनाल पे मेंटेन रहें ऐसे ही आने वाले कुछ सालों के लिए। लेकिन Nasser refused and insisted that all British troops would be withdrawn immediately as the treaty ended। यानी कि नसर ने बोला कि नहीं नहीं, हम रिन्यू नहीं करने वाले हैं इस ट्रीटी को अब दोबारा, 1956 में इसका लिमिट खत्म हो रहा है, तो अब सारे के सारे जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं स्विस कैनाल से हट जाएं, और अब स्विस कैनाल का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट की सरकार के पास होगा, और हम ही लोग डिसाइड करेंगे कि किसकी शिप्स यहाँ से पास होंगी या नहीं होंगी। क्लियर है नाउ। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि 1956 में ही Nasser sent help to Algerian Arabs in their struggle against France। एलग्रीस नाम का भी एक देश था, ठीक है, एलग्रीस नाम का भी एक देश था जो कि अरब्स का ही एक पार्ट था, ठीक है, इसी वजह से उसको यहाँ पे सपोर्ट करता है ये जो नेसर था इजिप्ट का फॉर इंडिपेंडेंस। क्यों? बिकॉज ये अंडर द कॉलोनी था, ठीक है, किसके? फ्रांस के। तो फ्रांस के अगेंस्ट जो एलग्रीस था वो अपना वॉर लड़ रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तो बस उसी को सपोर्ट करता है इजिप्ट। ये देख के फ्रांस भी इसके खिलाफ ही हो जाएगा ना इजिप्ट के। क्लियर हो रहा है ना। फिर उसके बाद ही साइंड एन आर्म्स डील विथ चेस्लोस्लोवाकिया, ठीक है, चेस्लोस्लोवाकिया के साथ आर्म्स डील भी साइन करता है फॉर रशियन आर्म्स एंड एमुनेशंस। अब जब आप रशिया के साथ यानी कि यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप करोगे तो ऑफ कोर्स यूएस से गुस्सा होगा ही, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था। The Russian experts now came to Egypt to train Egyptian army। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ से
ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये तीनों इजिप्ट से गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था ब्रिटेन के बारे में कि जो अब्दुल नसीर थे इजिप्ट के, उन्होंने मना कर दिया था 1936 वाले एग्रीमेंट को रिन्यू करने से, जिसके थ्रू जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो स्विस कनाल के ऊपर रहते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 1956 से पूरे तरीके से इजिप्ट का कंट्रोल आ गया था स्विस कनाल के ऊपर। देन सेकेंड, फ्रांस की हमने बात की थी कि कैसे यहाँ पे अब्दुल नसीर ने सपोर्ट किया था एलग्रीस को, ठीक है। एलग्रीस मैंने आपको बताया वो भी एक अरब देश था, लेकिन वो एक कॉलोनी था फ्रांस का। तो इंडिपेंडेंस की वो लड़ाई लड़ रहा था फ्रांस के खिलाफ, और उसमें एलग्रीस को सपोर्ट मिलता है नसीर से थ्रू दी वेपनरी। एंड फाइनली यहाँ पे जब हम लोग अमेरिका की बात किए थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि चेस्लोस्लोवाकिया के साथ यहाँ पे आर्म्स डील साइन कर लिया था नसीर ने, ताकि इजिप्ट को जो रशियन आर्म्स थे, वेपनरीज थे, उसका सप्लाई मिलता रहे। और साथ ही साथ रशिया के जो एक्सपर्ट्स थे वो भी अब इजिप्ट में आने लगे थे यहाँ के सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। क्लियर है? अच्छा, चेस्लोस्लोवाकिया और यूएसएसआर ये उस टाइम पे कनेक्टेड थे, यानी कि रशिया कैसे, तो मैंने आपको बताया था कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में कि चेस्लोस्लोवाकिया वाज अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूएसएसआर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब ये तीनों क्योंकि दुश्मन हुए, दुश्मन का साथ देंगे इजिप्ट के, यानी कि इजराइल के मदद से उसके ऊपर अटैक करेंगे। एंड दैट वाज द 1956 का वॉर। तो आगे देखते हैं। As a result, the Americans became furious because the Western powers were no longer in a position to control arms supply in Egypt. Egypt now became a part of Cold War. ठीक है, वो कोल्ड वॉर का पार्ट बन गया था अब ऑफिशियली, बिकॉज अभी तक तो वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहा था। अमेरिका दस कैंसल्ड अ प्रॉमिस्ड ग्रांट ऑफ $46 मिलियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द असवन डैम। यानी कि अमेरिका ने गुस्से में आके क्या किया, इजिप्ट को जो प्रॉमिस किया था पैसे देने का, ठीक है, किस लिए पैसा देना था, असवन डैम बनाने के लिए, ठीक है। असवन डैम इजिप्ट में बनना था और उसके लिए पैसा प्रॉमिस किया गया था अमेरिका के द्वारा इजिप्ट को देने के लिए। लेकिन अब क्योंकि वो यूएसएसआर के साथ मिल गया था तो अमेरिका ने गुस्से में आके उसको पैसे देने से मना कर दिया। अमेरिका thus followed a policy of forcing Nasser to cut off his connection with communists. लेकिन इसी के रिप्लाई में क्या होता है ना कि जो नसर था वो यहाँ पे असवन डैम बनाने के लिए पैसे चाहता था। अब पैसे उसको अमेरिका देने से तो मना कर देता है, इस वजह से वो क्या करता है, स्विस कैनाल के ऊपर ना ट्रैफिक लगा देता है। बेसिकली वहां से जो भी शिप्स जाएंगी, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज की ही क्यों ना हो, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, किसी की भी, उन सबको कुछ पैसे पे करने होंगे इजिप्ट को, तभी वो वहां से पास हो सकते हैं। अब ये सुन के ऑफकोर्स ब्रिटेन और फ्रांस गुस्सा तो होंगे ही कि एक तो हमारे वहां से ट्रूप्स भी हटा दिए, ऊपर से अब हमसे पैसे भी ले रहे हो असवन डैम अपना बनाने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो अटैक करते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस मिलके इजराइल का हेल्प लेके इजिप्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा होता है, ये भी याद रखना। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ये मिल के यहाँ पे कैसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। नाउ in 1956, Britain and France got involved in the conflict when Egypt retaliation by nationalizing the Suez Canal. The Anglo-French powers decided to teach Egypt a lesson by sending their attacking forces. Israel joined the Anglo-French forces and occupied the Gaza Strip and destroyed Egyptian military installments. At last, America and UN intervened and Anglo-French forces were withdrawn. यानी कि अब क्योंकि क्रिटिसाइज किया जा रहा था यूएसएसआर के द्वारा और ईस्टर्न ब्लॉक के द्वारा, तो इस वजह से यहाँ पे ये सब देख के अमेरिका को समझ आया, तो उसने यूएन के साथ मिलके विड्रॉ करवा दिया ब्रिटेन और फ्रांस के फोर्सेस को इजिप्ट से। इजराइल लेटर विड्रू फ्रॉम गाजा, यानी कि इजराइल भी जो गाजा स्ट्रिप था वो वापस कर देता है इजिप्ट को यूएन के कहने में। एंड अंडर द प्रेशर ऑफ यूएन एंड अमेरिका, then by that time the definite superiority of Israeli military strength over the combined forces of Arabs became an accomplished fact. यानी कि भले यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जीत नहीं हुई थी किसी के, लेकिन फिर भी क्योंकि इजराइल के फोर्सेस बहुत सुपीरियर हो चुके थे इस टाइम तक, तो उनको एक प्रेज देखने को मिला था, क्योंकि अरब्स बहुत ज़्यादा अभी भी इंफीरियर थे उसके कंपैरिजन में। But this was a complete humiliation for Britain and France because they achieved nothing from this war. उनको तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो नसर था उसने ऑर्गेनाइज किया था वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट इजराइल, ठीक है। उसी को यहाँ पे फीडेन कहा जाता था, और फीडेन वर्ड का मतलब था सेल्फ सेक्रीफाइसर्स, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या था? सेल्फ सेक्रीफायर्स, सेक्रीफायर्स यानी हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इजराइल को खत्म करेंगे। और मैंने क्या कहा कि जो नसर थे उसने स्विस कैनाल क्यों नेशनलाइज किया था? क्योंकि वो इनकम चाहता था ट्रेडिंग शिप्स से, ठीक है, ट्रेडिंग शिप्स से, इंक्लूडिंग ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस, एज ड्यूटीज ऑन लीविंग चार्जेस, यानी कि उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज चार्जेस लगा दिए थे फॉर यूजिंग कनाल, ताकि वो फंड्स को जनरेट कर सके अपने असवन डैम को बनाने के लिए। ये वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है साइड में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस आउटकम, यानी कि इस वॉर का क्या रिजल्ट था। सबसे पहले, वॉर फेल्ड टू ओवरथ्रो नसर एंड हिज प्रेस्टीज एज अ लीडर ऑफ अरब नेशनलिज्म हैड ग्रेटली इंक्रीज्ड, यानी कि किंग हुसैन के बाद इन्हीं को पूरे अरब का एज अ लीडर देखा जाने लगा था, जो कि अरब नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। और नसर जो थे वो हीरो बन गए थे ऑर्डिनरी पीपल के, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने वेस्टर्न पावर्स को विड्रॉ करवा दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो इजिप्शियंस थे उनको स्विस कैनाल यूज करने से मना कर दिया गया था, यानी कि अब ब्रिटेन, फ्रांस, कोई भी इजिप्ट की कंट्री स्विस कैनाल को यूज नहीं कर सकती थी, और इजराइल तो मान लो कर ही नहीं सकती थी। द अरब्स रिड्यूस्ड ऑयल सप्लाईज टू द वेस्टर्न यूरोप, और ऑफ कोर्स ये चीज देखने के बाद कि जो ब्रिटेन और फ्रांस हैं ये इजराइल को सपोर्ट किए थे, तो अरब्स ने यहाँ पे क्या किया, जो ऑयल सप्लाई था वो बंद कर दिया इन देशों को। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ऑयल सप्लाई था वो बंद होने की वजह से इन देशों में ऑयल क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। Then Britain was now unable to follow a foreign policy independent of USA, यानी कि ब्रिटेन जो था वो बहुत वीक हो चुका था, वो पूरे तरीके से यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका था अपने फॉरेन पॉलिसी को लेके। एंड द एल्जीरियंस नाउ बिकेम इंडिपेंडेंट अगेंस्ट फ्रांस इन 1962, और फाइनली जो एल्जीरियस था वो आज़ाद हो चुका था फ्रांस के इंपीरियलिज्म से 1962 में। तो ये सारे हमारे को इम्पैक्ट देखने को मिले थे। इसके अलावा इतना ही नहीं, द वॉर वॉज नॉट विदाउट सक्सेस फॉर इजराइल, यानी कि इजराइल के लिए भी ये फायदेमंद साबित हुआ था। क्यों? बिकॉज Israel had to compel to hand over all territories captured from Egypt, yet had inflicted heavy losses on Egypt, यानी कि of course इजराइल ने यूएन के कहने पे सारे टेरिटरीज को तो वापस कर दिया था, जो भी इजिप्ट के टेरिटरीज को उसने कैप्चर किया था, लेकिन फिर भी उसने इजिप्शियन सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, ठीक है, इजराइल ने। और इसी के बाद से यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जो गुल्फ ऑफ अकाबा था वो भी यहाँ पे इजिप्शियन के लिए या फिर इजराइल के लिए क्लोज हो चुका था। नाउ अरब इजरायली वॉर के क्या रीजंस थे, जो भी हम लोग अभी इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो सो अरब कंट्रीज डिड नॉट रिकॉग्नाइज द न्यू स्टेट ऑफ इजराइल, वो इजराइल को मानते ही नहीं थे कि वो एक नया देश है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉजेस थे अरब इजरायली वॉर के। 1 million Arabs became homeless as a result of Arab-Israel conflict since 1948। मैंने बताया था ना, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज बन चुके थे, उनके घरों को ज्यूज ने छीन लिया था। Then second, Jordan water dispute between Arab states and Israel also created tension in the West Asia। Of course, Jordan बगल में ही है, ठीक है, इजराइल के, तो एक जॉर्डन वाटर डिस्प्यूट भी था अरब और इजराइल के बीच में। देन थर्ड, बॉर्डर डिस्प्यूट था इजराइल और अरब्स के बीच में, ऑफ कोर्स बॉर्डर डिस्प्यूट तो होगा ही। एंड फोर्थ, as the western countries supported Israel, the Arab opposed it. Mentally, the Arabs never accepted Israel and regarded the Jews as alien there. The immediate cause of the war was the border dispute in which Nasser of Egypt supported Syria। यानी कि ऑफ कोर्स ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था इजराइल का सीरिया के साथ, उसको यहाँ पे सपोर्ट कौन करता है? इजिप्ट करता है। इजिप्ट यहाँ पे सीरिया की मदद करता है। और एलियन का मतलब यहाँ पे है फॉरेनर, ठीक है, तो ज्यूज को फॉरेनर मानते थे ये अरब्स पैलेस्टीन के अंदर। अब हम लोग अपने अगले वॉर की तरफ बढ़ने वाले हैं, दैट इज द थर्ड वन, 6 Day वॉर ऑफ 1967। अब इसमें क्या कॉजेस थे? सबसे पहले, the main cause was increasing tension between Israel and its neighboring Arab states since the formation of the State of Israel in 1948. Second, Israel adopted a policy of diverting water from Jordan River to Negev Desert, and this became the cause of tension. This angered Arabs so much that they threatened to divert this flow into the Lake Galilee
In 1965 and 66, Israel bombed Syria. Soon after, they began implementing the policy of diverting river water from Israel. कहा यह जा रहा है कि जो रिवर वाटर डिस्प्यूट था ना जॉर्डन रिवर को लेके, उसमें क्या होता है कि जो इजराइल है वो वाटर को डाइवर्ट करने लगता है जॉर्डन रिवर से नीग डेजर्ट में, ठीक है, नीव डेजर्ट था, नीव डेजर्ट था ऑफ कोर्स इजराइल में ही, उसमें यहाँ पे डाइवर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से एक टेंशन हो जाता है। तो अरब से इसके रिप्लाई में उस वाटर को कहते हैं कि हम लेक गैलिली में डाइवर्ट कर देंगे। तो इसी के रिएक्शन में 1965 और 66 में जो इजराइल है वो सीरिया में बॉम्बिंग करता है, जिसके रिएक्शन में जो जॉर्डन रिवर था उसको रोक दिया जाता है बेसिकली फ्लो होने से इजराइल के अंदर, ठीक है। नाउ इसके बाद तीसरा कॉज क्या था, पीएलओ यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे फतह मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। अब अल फतह, ठीक है, एक अल फतह नाम का भी गुरिल्ला वॉरफेयर वाला कह सकते हो ग्रुप था, ठीक है, जो कि सीरिया ने अपॉइंट किया था, और ये भी इजराइल में जाके बॉम्बिंग कर रहा था लाइक दी फीडियाइंस। तो अल फतह भी एक गुरिल्ला वॉरफेयर वाले लोग थे जो कि इजराइल में बॉम्बिंग करते थे, यानी कि लोगों को मारते थे। 1957 में फाउंड हुआ था एज अ गुरिल्ला वारफेयर फोर्स, स्टार्टेड अगेंस्ट इजराइल, एज अ रिजल्ट द ऑलरेडी टेंस सिचुएशन बिकेम एक्सट्रीम। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होता था, वेस्ट बैंक में, गोलन हाइट्स में और गाजा स्ट्रिप में। अब यहाँ पे चौथा कॉज अगर हम लोग देखें इस वॉर का, तो वो था कमिंग ऑफ बाथ पार्टी इन द सीरिया इन 1966। तो 1966 में, ठीक है, 1966 में एक बाथ पार्टी आती है, ठीक है, सीरिया के अंदर, और वो टोटली रेडिकल होते हैं एंड अगेंस्ट होते हैं द कैप्चर ऑफ पैलेस्टीन बाय इजराइल। And lastly, President Nasser also took a military stance against Israel. He then asked the UN peacekeeping forces to leave Sinai Desert by sending its troops there and closed the Gulf of Aqaba. The Mediterranean was also closed by the Egypt. As a response, Israeli army became activated. Syria and Jordan also joined with the Egypt in this Crush Israel campaign. तो जब इजिप्ट जो है वो इनिशिएट करता है वॉर अगेंस्ट इजराइल, तो यहाँ पे उसको सीरिया और जॉर्डन भी ज्वाइन कर लेते हैं इस क्रश इजराइल campaign में। The Israeli army very soon scattered the Arab allies and destroyed 2/3 aircrafts of Egypt. They soon captured Sinai, Gaza, Golan Heights, and like that. And from this, the 6-day war of 1967 came to an end. इसका क्या रिजल्ट था? सबसे पहले तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था क्योंकि इसने इतने सारे एरियाज को जीत लिया था, और दूसरा यहाँ पे जो अरब्स थे उनके लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था, स्पेशली फॉर नसर। उनका जो प्रेस्टीज था पहले वाला वो पूरा गिर गया। और इसी के एंड में हम देखते हैं कि एक खुरोचम कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करते हैं अरब स्टेट्स 1967 में सितंबर के महीने में कि यहाँ पे 3 नोज होंगे। पहला नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इजराइल, देन दूसरा नो पीस विद इजराइल एंड नो नेगोशिएशन विद इजराइल, यानी कि हम ना इजराइल को मानेंगे कि वो एक कंट्री है, ना उसके साथ पीस करेंगे और ना उसके साथ कोई भी बातचीत करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। अब इसके साथ हमें देखने को मिल गया था कि अब ऑफ कोर्स एक नया वॉर तो होगा ही फ्यूचर में। तो फिर होता है योम किपुर वॉर 1973 में, ये चौथा अरब इजरायली वॉर था। इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो अरब्स थे उन्होंने एक होली फेस्टिवल होता है ज्यूस का, उसी दिन अटैक किया जब सारे के सारे जो ज्यूस थे वो अपना डे ऑफ अटॉनमेंट यानी कि योम किपुर मनाने में बिजी थे। तो होता क्या है, कॉज क्या थे इसके? सबसे पहले इजराइल का जो विक्ट्री था 6 डे वॉर में, वो ऑफ कोर्स अरब्स को पसंद नहीं आया था बिकॉज ऑलरेडी इजराइल ने बहुत सारे एरियाज को अरब से कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद जो पीएलओ के लीडर थे यसर अफरत, वो भी यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस ले रहे थे अगेंस्ट इजराइल ताकि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सके। तो फॉर गेनिंग इंटरनेशनल सपोर्ट एंड प्रेशर फ्रॉम द अरब्स, PLO leader Yasser Arafat started terrorist activities that was criticized even by the King Hussein, who removed all the PLO members from Jordan. Clear? Now, Anwar Sadat became the president of Egypt after Nasser in 1970. अब यहाँ पे अनवर सदत जो है वो नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं इजिप्ट के 1970 में, जो कि फाउंड करते हैं
कि जो इजिप्ट है वो इकोनॉमिकली बहुत ट्रबल्ड नेशन बन चुका है, ये सब वॉर्स लड़ लड़ के। इसी वजह से वो क्या चाहते थे कि जो इजिप्ट है वो आगे चल के कोई भी वॉर्स इसराइल के साथ ना लड़े, ठीक है। ही वांटेड टू मेक पीस विद इसराइल टू achieve stability and recover Sinai, but he realized that after Israel's victory of 1967, it was likely that the peace terms would not be favorable for Egypt. यानी कि ये अनवर सदत अगर पीस करने गए ना अभी इसराइल के साथ, तो ऑफ कोर्स उनकी जनता उनको खुद ही मार देगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जनता गुस्सा थी कि इतने सारे एरिया इसराइल ले चुका है हमसे, ठीक है। तो इसी वजह से वो एक सही मौके का वेट कर रहे थे सदत, तब वो इसराइल के साथ जो है वो एक पीस साइन करते। So Sadat thought of daring plan to attack Israel again when it will be unsuccessful, might convince Israel also that peace was necessary। यानी कि ये सोचते हैं कि क्यों ना फिर से एक अटैक किया जाए इसराइल के ऊपर, उससे क्या होगा कि जो इसराइल है उसको भी समझ में आएगा कि हाँ ये बार बार लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, और वो सदत के साथ फिर एक पीस ट्रीटी साइन कर लेगा। सदत यहाँ पे भेजते हैं 20,000 सोवियत एडवाइजर्स को इजिप्ट से एंड ओपन कर देते हैं न्यू डिप्लोमेटिक चैनल विद अमेरिका। यानी कि जो 20,000 सोवियत एडवाइजर्स इजिप्ट में थे उनको दोबारा उनके देश में भेज दिया जाता है, और अमेरिका के साथ जो सदत है वो एक अच्छे रिलेशंस को स्टार्ट कर देते हैं जो अभी तक नहीं बन रहा था। सदत डिसाइडेड टू अटैक इजराइल अगेन विद सीरिया, होपिंग दैट दिस वुड फोर्स अमेरिका टू एक्ट एज मीडिएटर इन एनी फ्यूचर पीस टॉक्स। ठीक है, इस बार अब मीडिएटर की तरह अमेरिका काम करेगा। He formed a new alliance with Syria and concentrated attack on Israel was planned. The Egyptian felt more confident because they now had the modern Russian weaponry and their army had been trained by the Russian experts. When the actual war began on October 1973, many of the Israeli soldiers were away from their posting for observing the holy festival of Yom Kippur or Day of Atonement. Arab armies made impressive advance with their up-to-date Soviet weapons. Israeli army countered back and Arabs were in the critical position. यहाँ तक क्लियर है। Now they lost huge soldiers and war equipments. Then in the 1973, 25 अक्टूबर को Egypt and Israel agreed to ceasefire by the intervention of America. क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ इस वॉर का? सबसे पहले इजराइल विक्ट्री केम टू द कॉस्ट ऑफ हैवी कैजुअलिटीज, यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया सरकार को कि वो प्रिपेयर क्यों नहीं थी, इजराइल क्यों नहीं पहले से प्रिपेयर था किसी वॉर के लिए। और 1974 में जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे गोल्डा मीर स्टेप्ड डाउन, यानी कि गोल्डा मीर जो है वो हट जाते हैं पोजीशन से, एंड फाइनली इलेक्शंस होते हैं इजराइल में, एंड नई पार्टी लेबर पार्टी जो है वो पावर में आती है पहली बार इजराइल की हिस्ट्री में, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मॉडरेट नेचर की थी, उनको वॉर्स करना नहीं पसंद था। और इसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? मिकाचिन बेगिन। मिकाचिन बेगिन बनते हैं प्राइम मिनिस्टर विद अ डिफरेंट आउटलुक, यानी कि ऑफ कोर्स वो पीस करना चाहते थे इजिप्ट के साथ। देन सेकंड कॉन्सिक्वेंस, जो इजिप्ट था उसने भी बहुत सफ़र किया था इस वॉर से, ठीक है, उसको मिलिट्री डिफीट देखने को मिला था। इसी वजह से सदत का जो प्रेस्टीज था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर चुका था, ठीक है, बिकॉज वो पीस करना चाह रहे थे इजराइल के साथ, और बाकी अरब देश तो इसको पसंद करेंगे नहीं। देन थर्डली, फॉर सीरिया द योम किपुर वॉर was a great disaster. The unexpected Israeli Egyptian ceasefire exposed Syria to military defeat. यानी कि अब सीरिया ने वोट किया 1979 में कि जो बाकी अरब देश हैं वो इजिप्ट को निकाल दें अरब लीग से, यानी कि अब इजिप्ट को अरब लीग से निकालने की बात की जा रही थी। क्यों? बिकॉज अब वो पीस करने जा रहा था इजराइल के साथ। Now finally, the Arab oil producing states tried to bring pressure on USA and the other Western European states which were friendly to Israel by reducing oil supplies, and this caused serious oil shortage in Europe. Clear है यहाँ तक ना? तो बस इसी के चलते यहाँ पे हो जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड यानी कि इजिप्शियन इजरायली पीस सेटलमेंट 1978 एंड 79 का। नाउ देयर वर नंबर ऑफ रीजंस, मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों को कि क्यों इजिप्ट और इजराइल चाहते थे ये चीज़। बेसिकली after the Yom Kippur War, the Egyptian president Sadat became convinced that Israel could not be destroyed by force, and it was a foolish thought to keep on wasting the sources of Egypt in the fruitless wars, यानी कि कुछ फायदा नहीं है लड़ाई करने का।
PLO and the other aggressive Arab states like Iraq and Syria would oppose any approach of this Sadat. Then second, like Egypt, Israel also had a number of economic problems due to their enormous defense expenditure. तो अमेरिका ने भी प्रेशर किया इसराइल को कि चलो अब अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लो एटलीस्ट किसी भी अरब देश के साथ। तो इसराइल जो है वो तैयार हो जाता है, सदत के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और सदत फिर यहाँ पे विजिट करते हैं इसराइल को 1977 में नवंबर के महीने में, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर मिकाचिम बेगिन भी यहाँ पे फिर बदले में इजिप्ट जाते हैं। फाइनली यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर यहाँ पे मीडिएटर की तरह काम करते हैं और यहाँ पे फॉर्मल नेगोशिएशन होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड केप डेविड यानी कि वॉशिंगटन में एक जगह है, वहां पे साइन किया जाता है मार्च के महीने में 1979 में इस ट्रीटी को। और इसके क्या टर्म्स थे? सबसे पहले कि जो स्टेट ऑफ वॉर है बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल जो 1948 से चला आ रहा है वो अब खत्म होता है। सेकेंड, जो इजराइल है वो एग्री कर गया था सिनाई पेनिनसुला को खाली करने के लिए, यानी कि जो सिनाई पेनिनसुला उसने 6 डे वॉर से लिया था वो वापस कर देता है इजिप्ट को। थर्ड, इजिप्ट एग्री करता है कि वो ब्लॉकेट हटा देगा स्विस कैनाल से, ठीक है, स्विस कैनाल से ब्लॉकेट हटा देगा और गुल्फ ऑफ अकाबा से भी, ताकि जो इजरायली शिप्स है वो उनको यूज कर सके। और चौथा, जो इजिप्ट है वो प्रॉमिस करता है कि हम अटैक नहीं करेंगे फ्यूचर में इजराइल को फिर से, और साथ ही साथ ये भी गारंटी करता है कि हम इजराइल को ऑयल भी सप्लाई करेंगे जो सदर्न सिनाई पेनिनसुला में मिला है। अब इसके बाद यहाँ पे इजिप्ट को अरब लीग से निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स वो अरब के खिलाफ चला गया था। एंड सदत जो है वो यहाँ पे इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें 3 देश भी थे जो इजिप्ट को सपोर्ट कर रहे थे, सूडान, मोरक्को और ओमान, अफ्रीकन कंट्रीज। इसका क्या रिजल्ट होता है? तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सब कुछ सही तो होगा नहीं। कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद भी अभी बाकी देशों के साथ तो इजराइल का झगड़ा चल ही रहा था, सिर्फ इजिप्ट के साथ में सॉल्यूशन अभी हुआ था। तो वही होता है दैट इजराइल PLO पीस अकॉर्ड अब साइन होता है, यानी कि ऑस्लो पीस अकॉर्ड। पीस का मतलब शांति और अकॉर्ड का मतलब समझौता। तो शांति समझौता अब इजराइल और PLO के बीच में साइन होता है। PLO यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सोचो अब इजराइल पैलेस्टीन का यहाँ पे जो एक फ्रेंडशिप है वो होने जा रहा है, क्योंकि पैलेस्टीन को PLO ही ना रिप्रेजेंट करता था अभी तक, उसकी अपनी तो कोई सरकार थी नहीं। ऑस्लो नाम की जगह में नॉर्वे में होती है 1993 में। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट अनवर सदत को असैसिनेट कर दिया जाता है बाय द एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम सोल्जर्स, और इजिप्ट में नए प्रेसिडेंट आते हैं 1981 में जो कि यहाँ पे होते हैं होस्नी मुबारक, लेकिन वो भी डिक्लेयर करते हैं कि कैंप डेविड अकॉर्ड को जो है वो जारी रखेंगे, यानी कि इजिप्ट के साथ तो अब कोई खतरा नहीं था। अब इसके बाद नए इजरायली प्राइम मिनिस्टर आते हैं मिकाचिम बेगिन के बाद, लेबर पार्टी के ही याक्जिक रेबिन, जो कि प्रिपेयर करते हैं अपने आप को टू मेक कंसेशंस फॉर अ लास्टिंग पीस, यानी कि अब वो PLO के साथ जो है वो पीस बनाना चाहते थे। और यस्सर अफरत भी इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और वो भी एग्री कर जाते हैं कि हाँ अब हमें शांति समझौता करना चाहिए। क्या क्या टर्म्स होते हैं? सबसे पहले इजराइल रिकॉग्नाइज करता है PLO को और बदले में PLO रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं करेंगे। एंड जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको लिमिटेड सेल्फ रूल भी दे दिया जाता है वेस्ट बैंक के ऊपर एंड पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप, एरियाज ऑक्युपाइड बाय इजराइल सिंस 1967 वॉर। ठीक है, जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप था उसको यहाँ पे पैलेस्टीनियंस को सौंप दिया जाता है कि सेल्फ रूल आप लोग कर सकते हो। इजरायली ट्रूप्स वुड बी विड्रॉन फ्रॉम दीज एरियाज। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या होता है? यानी कि ऑफ कोर्स इससे सब कुछ सॉल्व तो होता नहीं है, आज तक हमें देखने को मिलता है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। दिस स्टेप वाज वेलकम्ड बाय मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऑफ द बोथ साइड्स स्ट्रांगली अपोज्ड दिस एग्रीमेंट। तो होता क्या है, यहाँ पे दोबारा से जो लिकुद पार्टी है वो पावर में आ जाती है, यानी कि जो एग्रेसिव वाली पार्टी थी ना वो आ जाती है। लेबर पार्टी जो रेडिकल नहीं थी वो हट जाती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर रेबिन थे उनको असैसिनेट कर दिया जाता है राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। और 1996 में इलेक्शंस में ही ये जो नई पार्टी है वो आई हुई होती है, और वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर होते हैं इजराइल के वो डिक्लेयर करते हैं कि हम ऑस्लो पीस अकॉर्ड को नहीं मानेंगे। ठीक है, और जो सेल्फ रूल था वो नहीं देंगे PLO को।
यहाँ पे यसर अफरत जो हैं वो नए पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स ऑफ द इलेक्शन। 1996 में इलेक्शंस तो होते हैं पैलेस्टीन में भी, यानी कि जो ये सेल्फ रूल उनको मिला था उसके अकॉर्डिंग भी, लेकिन यसर अफरत को भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उन्हीं के लोग, ठीक है। And government denounced the previous policy as too soft towards Palestinians and threw whole process of peacemaking into doubt। ये इजराइल की बात हो रही है। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि हमास और दूसरे मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि हजबुल्ला लेबनान में था, वो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज चालू कर देते हैं अगेंस्ट इजराइल, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑफ कोर्स पीएलओ तो शांत बैठ गया, लेकिन अब ये राइज कर गए पैलेस्टीन को आज़ाद करने के लिए, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टीन एंड नो सेल्फ रूल वाज एक्सेप्टेड। यहाँ पे हमास बॉम्ब करता है पीएलओ को ड्यूरिंग इट्स इलेक्शन इन 1966, बिकॉज पीएलओ ने ही ना एक्सेप्ट किया था सेल्फ रूल को। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। बाकी आप लोग को इंतिफादा के भी बारे में पता होना चाहिए कि ये एक फुल स्केल वाइड स्प्रेड अरब रिवॉल्ट था अगेंस्ट द फोर्सफुली इन्फोर्सिंग इजरायली कंट्रोल ओवर द एंटायर जेरूसलम, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ठीक है। तो ये अरब्स का था, या फिर कह सकते हो पैलेस्टीनियन सिटीजन्स का था, आम जनता का था, अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ इजरायली रूल, ठीक है, इन द वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड जेरूसलम। यहाँ तक क्लियर हो गया? दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। लेट अस डिस्कस दिस ऑल टॉपिक्स वंस अगेन विथ अ क्वाइट डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, दैट इज दी अरब इजरायली वॉर्स। यानी कि जो अरब इजरायली वॉर्स थे उनमें हमें 4 मेजर वॉर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर 1948 का, ठीक है। देन सेकेंड वन इज दी स्विज इशू। स्विज इशू जो है वो भी एक वॉर में तब्दील हो गया था 1956 का। एंड इसके बाद 6 डे वॉर, 6 डे वॉर नाम से पता चल रहा है 6 दिन चला था, 1967 का। एंड योम किपुर वॉर चौथा है, दैट इज दी 1973 का। अब इन चारों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने फर्स्ट अरब इजरायली वॉर का, तो वो 1948 में हुआ था। उसके पीछे हमने क्या क्या कॉजेज देखे? सबसे पहले कि यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो यूएसए है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, और जो यूएसएसआर है वो अरब स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा था। दूसरा, ब्रिटेन ने डबल स्टैंडर्ड्स खेले थे, क्योंकि उसने एक तरफ अरब्स को इंडिपेंडेंस प्रॉमिस कर दिया था और एक तरफ इजरायलीज को भी बोल दिया था कि हम आपको होमलैंड दे देंगे पैलेस्टीन में। तीसरा क्या हमने देखा था कि जो न्यूली स्टेट फॉर्म हुआ था इजराइल का, वो यहाँ पे पसंद नहीं आया था अरब्स को, बिकॉज वो चाह रहे थे कि जो पूरा का पूरा पैलेस्टीन है वो ज्यूज से आज़ाद रहे और हमारा पार्ट बन जाए, ठीक है, बेसिकली उनके पैन अरब का पोर्शन हो। एंड चौथा यहाँ पे था कि जो लिया हो रहा था उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो अरब्स थे वो रिवॉल्ट कर रहे थे। ज्यूज बहुत ज़्यादा क्लेवर थे और वो वेल्दी थे, तो वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में वेस्टर्न पावर्स को, जिसके वजह से उनको उनका सपोर्ट मिलता है। लेकिन अरब्स क्योंकि बहुत वायलेंट नेचर के थे तो उनको कोई भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फिर फाइनली इवेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि जब 1948 में अगस्त के महीने में इजराइल स्टेट फॉर्म होता है, तब यहाँ पे जो अरब नेशंस थे, यानी कि जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ठीक है, ये सारे जो देश थे, इजिप्ट हो गया, वो अटैक कर देते हैं कलेक्टिवली न्यूली फॉर्म्ड इजराइल के ऊपर। अब सबको यही लगा था कि इजराइल तो अभी अभी बना है, उसके पास अच्छी आर्मी तो होगी नहीं, तो अरब स्टेट्स जीत जाएंगे। लेकिन उल्टा होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से जो इजरायली आर्मी थी वो प्रिपेयर्ड थी, उनके अंदर इंथुजियाज्म था, नेशनलिज्म था, एंड उसके वजह से इतने सारे अरब नेशंस को वो अकेले हरा देते हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स वेल्दी भी थे तो उनके पास वेपनरी भी अच्छी थी। फिर इसी के कॉन्सिक्वेंस में हम लोग देखते हैं कि इजराइल जो है वो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लेता है, जिसके वजह से वहाँ पे जो भी पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, अरब्स रह रहे थे, वो अब रिफ्यूजीज बन जाते हैं, जिनको पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज कहा जाता है। और उन्हीं के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बेसिकली पैलेस्टीन को वापस अपना बनाने के लिए, इजराइल के कंट्रोल से हटाने के लिए पीएलओ फॉर्म हुआ था 1964 में कैरियो में, अंडर द लीडरशिप ऑफ यसर अफरत, ठीक है। और सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो
सीज फायर था, यूएनओ डिक्लेयर करता है, लेकिन उसको जो भी अरब नेशंस थे वो मानने से मना कर देते हैं। ठीक है, कि हम लोग तो यहाँ पे इसराइल को रिकॉग्नाइज करने ही नहीं वाले हैं एज अ कंट्री, और आगे भी ऐसी वॉर्स जारी रखेंगे। लेकिन इसराइल जो है वो शांति से जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप था वो वापस से खाली कर देता है पैलेस्टीनियंस के लिए। लेकिन क्योंकि अब वहाँ पे ज्यूज घर खरीद के रहने लगे थे, तो पैलेस्टीनियंस कैसे रहेंगे। फिर आता है हमारा दूसरा मेन वॉर, दैट इज द स्विस इशू ऑफ 1956। अब इसको स्विस क्राइसिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो हमने देखा था कि 1936 में ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इजिप्ट के साथ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो ब्रिटेन के ट्रूप्स थे वो यहाँ पे जो स्विस कैनाल था इजिप्ट का, वहाँ लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 20 साल में एक्सपायर होने वाला था, तो ब्रिटेन चाहता था दोबारा से 1956 में कि उसे रिन्यू कर दिया जाए। लेकिन इजिप्ट के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नसर, वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कि हम ऑफ कोर्स इस चीज़ को नहीं मानेंगे, और अब ब्रिटिश ट्रूप जो है वो यहाँ से हटें, और जो स्विस कैनाल है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो इजिप्ट के पास हो जाएगा, यानी कि नेशनलाइज हो जाएगा वो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्योंकि जो एलग्रीस था वो फ्रांस के खिलाफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था, तो उसको भी नसर सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो भी एक अरब देश था, तो फ्रांस भी इनका दुश्मन बन जाता है। और अमेरिका इनका दुश्मन कब बनता है, जब यहाँ पे इजिप्ट साइन कर लेता है चेस्लोस्लोवाकिया के साथ आर्म्स डील, ताकि रशियन जो आर्म्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आएँ और सोल्जर्स को ट्रेन करें, बेसिकली हमारी वेपनरी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसके चलते जो नसर थे उनको अमेरिका जो भी प्रॉमिस्ड क्या कहते हैं लोन्स था देने से मना कर देता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अश्वन डैम। अब इसीलिए जो नसर थे वो क्या करते हैं कि स्विस कैनाल के ऊपर ना कुछ ड्यूटीज लगा देते हैं, कि यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज अगर यूज करेंगे इंक्लूडिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो उनको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जिस पेमेंट से इजिप्ट जो है वो अपना अस्वन डैम बनाएगा, क्योंकि अब अमेरिका तो दे नहीं रहा है पैसे। अब इसी के चलते ब्रिटेन एंड फ्रांस गुस्सा जाते हैं और इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो अमेरिका है वो पीछे से सपोर्ट करता है, और ब्रिटेन एंड फ्रांस यहाँ इजराइल के मदद से अपने फोर्सेस को भेजते हैं, और इजराइल यहाँ पे मार्च करता है, सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लेता है, यानी कि इजिप्ट हार रहा था एक टाइप से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो यूएसएसआर है और दूसरे ईस्टर्न ब्लॉक वाले लोग हैं, नॉन अलाइड कंट्रीज हैं, वो क्रिटिसाइज करने लगी, इंक्लूडिंग इंडिया। उस टाइम पे नेहरू ने भी क्रिटिसाइज किया था इस स्टेप को। तो उसी के चलते यहाँ पे अमेरिका यूएनओ के साथ मिलके ब्रिटेन और फ्रांस को विड्रॉ करवा देता है, ताकि वर्ल्ड के नज़र में वो ख़राब ना बने। और इसी के चलते बाद में जो ये नसर थे इजिप्ट के, वो एज अ हीरो सामने आ जाते हैं अरब नेशनलिज्म के। इजराइल सिनाई पेनिनसुला को वापस कर देता है, लेकिन फॉर श्योर उसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे टक्कर दिया था इजिप्ट को, और बहुत सारे लॉसेस भी कॉज किए थे उसके साइड पे। नाउ तीसरा यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द 6 डे वॉर। तो यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा मैंने लिख रखा है दैट गमाल अब्दुल नसर जो थे वो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, उन्होंने फीडियाइन ऑर्गेनाइज किया था। यस, ये मैं बताना भूल गया। फीडियाइन का मतलब क्या था, सेल्फ सेक्रीफायर्स, और ये क्या था, बेसिकली जो गुरिल्ला वॉरफेयर्स का एक ग्रुप था, इजराइल में इनको डिप्लॉय कर दिया था ताकि उन इजरायलीज का ये मर्डर कर सके। पर्टिकुलर ये जो ग्रुप था फीडियाइन का, तो ये भी नसर ने ही अपॉइंट किया था। इसके वजह से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो बढ़ गई थी। इसके बाद हमने देखा कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था रिन्यू करना एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन एंड साइंड आर्म्स डील विद चेस्लोस्लोवाकिया। चेस्लोस्लोवाकिया जो उस टाइम पे सेटलाइज्ड स्टेट था यूएसएसआर का, यानी कि रशिया का। इसके बाद अब 6 डे वॉर पे आ जाए 1967 के, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो कॉजेस क्या था। पहला ऑफ कोर्स यहाँ पे जो स्टार्टिंग से ये कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे, उनके वजह से अरब देशों में एक हॉस्टिलिटी तो थी ही इजराइल को लेके कि ये एक देश ऐसा है जिसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमारा पैलेस्टीन होना चाहिए, ठीक है, अरब्स का देश होना चाहिए। दूसरा रीज़न यहाँ पे जॉर्डन वाटर को लेके भी डिस्प्यूट चल रहा था। तीसरा यहाँ पे टेरिटरीज को लेके सीरिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। और सीरिया में उस टाइम पे एक नई पार्टी आ जाती है, ठीक है, उस टाइम पे नई पार्टी आ जाती है बाथ पार्टी करके, ठीक है, बाथ पार्टी करके। और जो बाथ पार्टी थी वो रेडिकल इन नेचर थी, जो कि पूरे तरीके से इजराइल के खिलाफ थी। और ये अपॉइंट करते हैं, ये क्या अपॉइंट करते हैं, लाइक द फीडियाइन, एक गुरिल्ला वॉरफेयर वाले ग्रुप्स को जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट करेगी इजराइल के अंदर, दैट इज द अल फतह। अल फतह
ये भी हमने पढ़ा था, फतह मूवमेंट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो इजिप्ट था अंडर नसर, सीरिया था अंडर बाथ पार्टी एंड इराक था, ठीक है, ये तीनों विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर इनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था अरब देशों को, ज्यूज के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है, ज्यूज के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन फॉर श्योर ये 6 दिन के अंदर जो इजराइल था वो वॉर को खत्म कर देता है। क्यों? बिकॉज ये मेजर विक्ट्री था इजराइल के लिए, बिकॉज इसमें इजराइल ने कैप्चर कर लिया था सबसे पहले सिनाई पेनिनसुला, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप फ्रॉम इजिप्ट, then West Bank, East Jerusalem from Jordan, and Golan Heights and Damascus from Syria। 3 कंट्रीज से 6 चीजें ली थी इसमें। इजराइल ने पहले तो सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ले लिया, देन वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूशलम जॉर्डन से ले लिया, एंड गोलन हाइट्स एंड दमास्कस सीरिया से ले लिया। उसके बाद इसी के रिएक्शन में, यानी कि इसी के रिएक्शन में कॉन्सिक्वेंस हम लोग क्या देखते हैं कि अब अरब्स तो हार जाते हैं, तो हारेंगे तो क्या होगा, खुरोचम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, खुरोचम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1967 में ही, 1967 में ही सितंबर के महीने में हुआ था। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 3 नोज यहाँ पे दिए जाते हैं, खुरोचम रेजोल्यूशन में 3 नोज दिए जाते हैं, यानी कि नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इजराइल, नो पीस विद इजराइल, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है योम किपुर वॉर, ठीक है, योम किपुर वॉर 1973 का। अब इसके पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हम लोगों को कि जो अनवर सदत हैं वो अब नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कहाँ के, तो ये इजिप्ट के, ठीक है, यानी कि जो नसर है वो हट जाते हैं अपने पोजीशन से। अब इसी के चलते जो सदत थे वो चाहते थे कि जो इकोनॉमी थी इजिप्ट की वो खराब ना हो, इसके चलते वो इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि अभी तो वैसे सिचुएशंस है नहीं, क्योंकि रिसेंटली हमने 6 डे वॉर लड़े हैं और इजराइल ने इतने सारे एरियाज को ऑक्युपाई किया था, तो इससे बढ़िया एक और वॉर लड़ते हैं। उससे क्या होगा कि इजिप्ट को भी रियलाइज होगा कि हाँ, वॉर्स लड़ने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लॉसेज होते हैं। और सदत क्या करते हैं कि इजिप्ट से कई सारे रशियन एक्सपर्ट्स को भी हटा देते हैं, ठीक है, ताकि वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा कर सके, ताकि फ्यूचर में अमेरिका जो है वो किसी को भी सपोर्ट ना करे और उल्टा इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करे, ठीक है। तो बस योम किपुर वॉर होता है 1973 में, जो कि सीरिया और इजिप्ट मिलके इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इसमें भी जो इजराइल है वो हरा देता है इजिप्ट और सीरिया को। लेकिन याद रखना, इजराइल को बहुत सारे लॉसेस सहने पड़े थे, जिसकी वजह से उसको अब रियलाइज होने लगा था कि हाँ, वॉर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। योम किपुर क्यों नाम रखा गया है? बिकॉज ये एक फेस्टिवल था, इसको डे ऑफ अटॉनमेंट भी कहा जाता है, डे ऑफ अटॉनमेंट भी कहा जाता है। और उसी टाइम पे अटैक किया था अरब देशों ने, ताकि जो इजराइल के लोग हैं वो बिजी रहें उधर अपना फेस्टिवल मनाने में, और हम लोग इनको अचानक से अटैक कर दें। तो ये 1973 का हो गया, ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है अटॉनमेंट। तो इसी के बाद यहाँ पे अब डिसाइड किया जाता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिमी कार्टर, वो मीडिएटर बनेंगे बिटवीन द अनवर सदत, यानी इजिप्ट के प्रेसिडेंट, एंड इजराइल में जो नई पार्टी इलेक्शन जीती थी, लेबर पार्टी, इतने सालों में पहली बार वो क्योंकि रेडिकल इन नेचर नहीं थे, तो उसके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं मिकाचिन बेगिन, और ये लोग मिलके यहाँ पे साइन करते हैं कैंप डेविड रिकॉर्ड। इसमें डिसाइड ये होता है कि इजिप्ट इजराइल का जो इतने सालों का वॉर चल रहा था वो अब खत्म होता है। इजिप्ट को जो इजराइल था वो वापस कर देता है सिनाई पेनिनसुला, और साथ ही साथ जो बदले में इजिप्ट है वो ये भी कहता है कि आप स्विस कैनाल का और गुल्फ ऑफ अकाबा का यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे जो तेल निकलेगा सिनाई पेनिनसुला से वो भी हम इजराइल को देंगे। तो ये था हमारा कैंप डेविड, जो कि वॉशिंगटन में एक जगह था, 1978-79 का, अल्टीमेटली 79 में साइन हुआ था। एंड फाइनली इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक अल अस्का इंतिफादा आता है, अल अस्का इंतिफादा आता है, जो कि एक अरब रिवॉल्ट था। बेसिकली जो आम जनता थी वो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, किस लिए? कैप्चर ऑफ होली लैंड, जेरूशलम के लिए, ठीक है, जेरूशलम की बात हो रही है, एंड वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप। एंड फाइनली यहाँ पे अब आता है ऑस्लो पीस अकॉर्ड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1993 में जो याक्सिन रेबिन है वो नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं लेबर पार्टी के ही, और वो यहाँ यासर अफरत के साथ एक
पीस हम लोग कह सकते हैं कि साइन करते हैं, जिसमें मीडिएटर फिर से अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन इस बार होते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये यसर अफरत लीडर थे पीएलओ के, मैंने आपको बताया था। अब इसके थ्रू यहाँ पे क्या डिसाइड किया जाता है कि जो सेल्फ रूल है वो दे दिया जाएगा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में पीएलओ को, यानी कि अब पैलेस्टीनियन जो सरकार थी उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द इजराइल, और बदले में यहाँ पे पीएलओ को भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा हाँ, यहाँ पे भी जो इजिप्ट था उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था इजराइल को, जिसके वजह से इजिप्ट को अरब लीग से भी बाहर निकाल दिया गया था। सारे अरब देश सदत से गुस्सा हो गए थे। अनवर सदत को यहाँ पे असैसिनेट भी कर दिया गया था 1981 में, लेकिन होस्नी मुबारक जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, वो भी इस कैंप डेविड को मानते हैं। ऑस्लो पीस होता तो है लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा होता नहीं है, बिकॉज इसके बाद लिकुद पार्टी दोबारा से पावर में आ जाती है, रेबिन का असैसिनेशन हो जाता है, और लिकुद पार्टी जो था इजराइल का वो डिनाई कर देता है ऑस्लो पीस अकॉर्ड को मानने से। और ऑफ कोर्स जो पीएलओ था उसका इलेक्शंस तो होता है 96 में, लेकिन फिर वहाँ पे भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइक हमास एंड हजबुल्ला, ये लोग चाहते थे कि जो पैलेस्टीन है वो पूरे तरीके से आज़ाद हो, सेल्फ रूल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो लोग भी यहाँ पे अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इसराइल के खिलाफ चालू रखते हैं, और यहाँ तक कि बॉम्बिंग भी करते हैं पीएलओ के हेडक्वार्टर्स पे, कि आप लोगों ने कैसे मान लिया इस चीज़ को। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। जो भी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे बताया वो बहुत ज़्यादा टक्स में था। बेसिकली मैंने आप लोगों को एक समरी प्रोवाइड कर दी, बाकी जो डिटेल में मैंने रीडिंग की थी उसके थ्रू आपको हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट समझाया ही था। अब हम लोग जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग नोट भी कर सकते हो, मैं बोलूँगा तो। फर्स्ट इज इंटिफादा। अब इंटिफादा 2 हुए थे, हम लोगों को पहला वाला सिर्फ डिस्कस करना है, फर्स्ट इंटिफादा। अब इंटिफादा वर्ड का अरेबिक में मीनिंग होता है फर्स्ट अपराइजिंग, ठीक है, फर्स्ट अपराइजिंग। नाउ वाज अ वाइड स्प्रेड पैलेस्टीनियन अपराइजिंग, ये पैलेस्टीनियन अपराइजिंग था अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। सेकेंड वाला जो इंटिफादा था वो होली लैंड जेरूसलम को लेके हुआ था। It began on December 1987 in the Jabalia camp after an incident where an Israeli vehicle killed 4 Palestinians. तो यहाँ पे ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था इंटिफादा 1987 में, प्लीज याद रखना इसको। The event agitated massive protests, strikes, and instances of both violent and non-violent civil disobedience involving thousands of Palestinian civilians from nearly every city, town, village, and refugee camp. अब सोचो, इसमें आम जनता इन्वॉल्व थी। जैसे रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट हुआ था ना कुछ हफ्तों पहले स्टूडेंट्स का हमारे इंडिया में, तो उसमें भी आम जनता ही न थी, जेंजी थे। तो बस वही हाल यहाँ पे भी था कि यहाँ पे आम जनता जो है वो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। तो इनके खिलाफ अब कैसे कोई बॉम्बिंग कर सकता है, क्योंकि टेररिस्ट तो है नहीं। द इंटिफादा लास्टेड अंटिल द ऑस्लो अकॉर्ड्स इन 1993, यानी कि ये 1987 से लेकर 1993 तक चलता है, टिल द ऑस्लो पीस अकॉर्ड। Ordinary Palestinians took the lead, independent at first of PLO, employing peaceful protest, but later uprising included stone throwing, यानी कि पत्थर फेंकना, barricading, refusal to cooperate with Israeli authorities, boycott of Israeli goods and civil resistance. ये सारी चीज़ें ये आम जनता कर रही थी PLO से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके। The Israeli response included crowd control tactics ranging from tear gas, जो हमारी सरकार ने भी यूज़ किया था दिल्ली में, and rubber bullets to live ammunitions and repression of Palestinian actions. International attention increased due to the scale of participation, including women and children. यानी कि इसके बाद फाइनली जो पैलेस्टीनियंस हैं वो इंटरनेशनल सपोर्ट गेन करते हैं, सारे के सारे देश इसको सपोर्ट करने लगते हैं, इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठने लगती है, और इजराइल से मांग किया जाता है कि आप लोग प्लीज़ पैलेस्टीनियंस को उनका हक दो, ठीक है। और यूएसए भी इसमें सोचो इजराइल से बोलता है ये चीज़। Widespread media coverage of civilian mass mobilization that paved the way for the direct negotiation between Israel and Palestine. इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि at the end ये होता है। तो आप लोग इसका कॉज भी एक टाइप से इसको ही कह सकते हो। The Oslo I Accord, अब जो ऑस्लो पीस अकॉर्ड था वो 2 फेज में हुआ था, पहला तो 1993 का और दूसरा था 1995 का। हमें दोनों याद रखना है, ठीक है। दोनों में अलग अलग टर्म्स थे,
ठीक है, दोनों की चीज़ें हमें याद रखनी है। Now, Oslo I Accord, formally the Declaration of Principles of Interim Self-Government Arrangement, इसका एक दूसरा भी नाम है, represent the first direct face-to-face agreement between the government of Israel and PLO, negotiated secretly in Norway in the early 1993 and signed in the Washington DC on September 1993. यानी कि नॉर्वे में डिस्कशन शुरू हुए थे, इस वजह से इसका नाम ऑस्लो पीस अकॉर्ड पड़ा, बिकॉज ऑस्लो नॉर्वे में ही आता है, लेकिन बाद में चल के वॉशिंगटन डीसी में साइन होता है सितंबर 1993 में। It was based on the UN Security Council resolution which called for Israeli withdrawal from the territories occupied in 1967-60 वॉर के थ्रू जो इसराइल ने टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी ना, वहाँ से अब वो खाली करें, ठीक है, बेसिकली वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, एंड अ फर्म नेगोशिएशन फॉर द लैंड फॉर पीस। तो इसके क्या फीचर्स थे? सबसे पहला म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि इजराइल और पीएलओ दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया, एंड दूसरा एस्टेब्लिश्ड अ प्रोसेस टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नेंस इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। दूसरा ऑस्लो पीस अकॉर्ड होता है 1995 में, जो कि यहाँ पे इजरायली पैलेस्टीनियन इंटरिम एग्रीमेंट के ऊपर था ऑन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, और अच्छे से एक्सप्लेन करना था बेसिकली उसी चीज़ों को। Expanded scope of Palestinian self-rule and outlined mechanisms for elections, redeployment of Israeli forces and security arrangement। तो पहला फीचर क्या है? Established areas ABC, यानी कि ABC 3 एरियाज में यहाँ पे डिविजन्स कर दी गई in the West Bank with varying levels of administrative and security control। जो ए एरियाज होंगे उनके ऊपर फुल पैलेस्टीनियन कंट्रोल होगा, जो कि मोस्टली सिटीज थे, यानी कि उनके ऊपर सिर्फ पैलेस्टीन वाले लोग रहेंगे। दूसरा जो बी एरियाज थे वहाँ पे जॉइंट इजरायली पैलेस्टीन कंट्रोल होगा, यानी कि इजराइल के ट्रूप्स वहाँ रहेंगे, लेकिन सिविल कंट्रोल जो है वो पैलेस्टीनियन का ही रहेगा, मेनली वो सेटलमेंट्स वाली जगहों की बात की जा रही थी। और तीसरा जो सी एरियाज थे वहाँ पे फुल इजरायली कंट्रोल होगा, यानी कि वो एक टाइप से सिक्योरिटी जोन्स थे। फिर दूसरा चीज़ क्या कहा गया कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो कि 1996 में हुए थे, और यासिर अरफात पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, आप लोगों को पता ही है, पैलेस्टीन सरकार के। एंड तीसरा प्रोवाइडेड अरेंजमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिटवीन द गाजा एंड द वेस्ट बैंक एज वेल एज प्रिवेंटिंग टेररिज्म ऑन द क्राइम, यानी कि अब क्राइम और टेररिज्म को खत्म किया जाएगा, ठीक है, पीएलओ की तरफ से कोई भी एक्शन अब नहीं लिए जाएंगे फ्यूचर में, और बदले में इजराइल जो है वो फ्री मूवमेंट अलाउ करेगा पैलेस्टीनियंस का फ्रॉम वेस्ट बैंक टू गाजा स्ट्रिप। दीज अकॉर्ड्स एंड द इंटिफादा dramatically reshaped Israeli-Palestinian relations, providing a framework for limited Palestinian autonomy and a phased approach to addressing key issues, through the final resolution endorsed by the accords has yet been achieved। यानी कि इसके बाद की चीज़ें मैंने आपको बताई ही कि कैसे लिकुद पार्टी पावर में आई, रेबिन का असैसिनेशन हो गया, हमास हजबुल्ला थे, उसके अलावा भी बाद में चल के आप लोग देखोगे बहुत सालों के बाद कि जो ईरान था वहाँ पे भी दूसरी सरकार आ गई थी, ठीक है, और वो सरकार किसको सपोर्ट कर रही थी? तो ये पैलेस्टीन के फॉर्मेशन को। बिकॉज अभी तक तो ईरान की बात आपने यहाँ क्यों नहीं देखी? बिकॉज ईरान जो था वो एक टाइप से अमेरिका के पपेट गवर्नमेंट के अंडर था, इतना समझो। तो वो सब आप लोग आगे कॉलेज वॉलेज में जाना तो पढ़ना, बाकी अभी तक इतना ही समझो। एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा टॉपिक बताया ना, ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। वन मोर थिंग, यू हैव टू रिमेंबर द ऑस्लो पीस अकॉर्ड 1 and 2 बोथ 1993 और 1995 का। पहले वाले में यहाँ पे म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन हुआ और यहाँ पे सिर्फ ये बात की गई कि हाँ सेल्फ गवर्नमेंट होगा, और दूसरे वाले में सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से बता दिया गया कि हाँ ABC एरियाज होंगे, कहाँ कहाँ पैलेस्टीनियन और इजरायलीज होंगे, और यहाँ पे एक पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शंस भी होंगे। ये सारी चीज़ें बता दी गई, लेकिन ऑफ कोर्स ये कुछ ही काम नहीं है, बिकॉज बाद में चल के जो पीस था पूरा का पूरा खत्म हो गया था। सो दिस वाज द फाइनली एंड ऑफ द चैप्टर। अब आप लोग यहाँ पे जाके मैप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। So first of all, you all can see here is our first map of the chapter of Middle East. Here you all can just go through the map of Middle East। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं आप लोग ध्यान से देख सकते हो। एशिया में ही ये आता है, देख सकते हो। ये रहा टर्की, ओटमान एम्पायर पहले का, जो इस पूरे एरिया के ऊपर ऑक्युपाई कर रखा था, यानी कि ये जो हमारा जॉर्डन है। देन हियर इज द सऊदी अरेबिया,
एंड यमन, ओमान, ये सारे के सारे जो देश हैं उन्हीं को अरब कहा जाता है, ठीक है ना। और ये अरेबिया का पार्ट है। हियर यहाँ पे छोटा सा एकदम देख लो आप लोग, इसराइल है, इसराइल के ऊपर लेबनान है, ये सब आप लोग एनालाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा सेकंड मैप है अरेबिया का। आप लोगों को मुझे दिखाना था, बेसिकली मिडिल ईस्ट को ही अरेबिया कहते हैं, थोड़ा सा अफ्रीका का भी पोर्शन आ जाता है, ठीक है, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं। यहाँ पे अल्जीरिया देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे है लिबिया, देन इजिप्ट, सूडान, ये सारे कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं, फिर भी अरेबिया का पार्ट है, ठीक है। तो सिर्फ मिडिल ईस्ट यानी कि ये वाला रीजन ही नहीं, ये भी आता है अरेबिया में। एंड फाइनली हियर इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, दैट इज इसराइल। यही है जो कि 1948 में फॉर्म हुआ था, आप लोग देख सकते हो, ये रहा इसराइल, और इधर है वेस्ट बैंक, और ये रहा गाजा स्ट्रिप, ठीक है। दोनों तरफ के एरियाज को आप लोग देख सकते हो, गाजा स्ट्रिप वेस्ट में है और जो वेस्ट बैंक है वो ईस्ट में है, बट नाम थोड़े से अलग हैं, आप लोग समझ सकते हो। एंड ऊपर है हमारा यहाँ पे गोलन हाइट्स, ठीक है, गोलन हाइट्स यहाँ पे है सीरिया में। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान से एनालाइज कर सकते हो। इसराइल के बगल में ही आप लोग देखो तो जॉर्डन है, ठीक है, तो इसी वजह से जॉर्डन वाटर डिस्प्यूट हमें देखने को मिला था। फिर नीचे ये देखो इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला हम लोग को दिख रहा है, एंड मेनी मोर थिंग्स आर हियर। इसी वेस्ट बैंक के ऊपर ही पैलेस्टीन को रूल करने का मौका दिया गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर उसको भी बाद में इजराइल ऑक्युपाई कर लिया था, इसी वजह से इंतिफादा आया था, क्योंकि लोग अब रिफ्यूजी बन गए थे, जितने भी पैलेस्टीनियंस थे, तो उनको भी तो घर चाहिए ना रहने के लिए। लेकिन आज तक अभी इजराइल ही का कंट्रोल है, पैलेस्टीन नाम का कंट्री अभी तक कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक टाइप से इनफॉर्मल कंट्री है अभी के लिए, मान लो तो। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास है जेरूसलम। जेरूसलम जो कि होली प्लेस है, ना ही सिर्फ ज्यूज़ और मुस्लिम्स के लिए, जबकि क्रिश्चियंस भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिकॉज उनका भी कुछ यहाँ पे है। हाँ, जो जीजस थे ना, जीजस, उनका शायद यहीं पे परसिक्यूशन हुआ था एंड लाइक दैट थिंग्स, ठीक है, आप लोग उसको भी समझ सकते हो। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी वाले चैप्टर में कभी ना कभी पढ़े ही होंगे। एंड 6 डे वॉर के बाद आप लोग देख सकते हो यही सारे ऑक्यूपेशंस इसराइल ने किए थे, दैट इज द गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, देन सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम द इजिप्ट, देन गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया, एंड लाइक दैट। देन यू ऑल कैन सी द स्विस कैनाल, यहाँ ऊपर ही है मेडिटेरियन सी, ठीक है। और स्विस कैनाल देख सकते हो कितना छोटा सा रास्ता है कि मैप पे दिख भी नहीं रहा है, बस ये ब्लू कलर की लाइन एरो के साथ जो दिखाया गया है ना, वही है छोटा सा एक रास्ता शिप्स के जाने के लिए, मतलब एक टाइम पे एक ही शिप जा सकती है, इतना छोटा रास्ता है कि, ठीक है। तो इसी स्विस कैनाल से जाने के लिए जो अब्दुल नसर है वो फिर अपने अश्वन डैम बनाने के लिए पैसा मांग रहे थे वेस्टर्न पावर से। और इधर है गुल्फ ऑफ अकाबा, ये देखो, आई एम सो सॉरी, ये रहा, हाँ। एडिटर काम नहीं कर रहा है, वरना मैं आप लोगों को कलर करके दिखा देता, वैसे तो आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ, बहुत इजी है। ये रहा चेंजेस 1967 में बेसिकली क्या हुआ था। ये पहले का इसराइल और ये बाद का इसराइल, 6 डे वॉर के बाद कितना सारा इसने एरिया ऑक्युपाई कर लिया है, देख सकते हो। ये इतना बड़ा हो चुका है सिनाई पेनिनसुला, जो कि बाद में कैंप डेविड अकॉर्ड से दे भी दिया था इजिप्ट को वापस। उसके बाद ये जेरूसलम एंड ऑल यू कैन सी। एंड फाइनली वी हैव द ओस्लो पीस अकॉर्ड्स के साथ कैसे एरिया ए बी सी बांटे गए थे, आप लोग देख सकते हो कितना सारा एरिया अंडर इजरायली कंट्रोल ही रह गया था। इसी वजह से ये पूरे तरीके से पीसफुल नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स पैलेस्टीनियंस खुश तो होंगे नहीं, यानी मुस्लिम पीपल, जब उनको इतना छोटा सा एरिया दिया जाएगा रहने के लिए, तो है ना। अंडर पैलेस्टीनियन कंट्रोल आप लोग देख सकते हो कितने कम जगह हैं, तो ये है। बाकी ये सारे मैप्स मैंने गूगल से लिए हैं, तो क्रेडिट भी नीचे आप लोग देख सकते हो, गोज टू देम। बस यही था, ये सारे मैप्स हमारे पास। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन तो कर ही दिया था। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इसी के साथ हमारा ये जो पूरा का पूरा क्लास 12th का एससी हिस्ट्री था वो ख़त्म होता है। मैंने आप लोगों को इंडियन प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिए हैं। आप लोगों की बुक्स का और गूगल रिसोर्सेज का, मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स का यूज़ करके। देखो, आप लोग सजेस्ट करना कमेंट्स के अंडर कि क्या मैं पॉलिटिकल साइंस में ऐसे ही रीडिंग करके पढ़ाऊँ और फिर एक्सप्लेन करूँ, कि सिर्फ एक्सप्लेन ही करूँ, ये सब रीडिंग वीडिंग ना करूँ, ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो। बिकॉज कहीं आप लोग को ऐसा ना लग रहा हो कि मैं सिर्फ बुक की रीडिंग कर रहा हूँ और उसके बाद सिर्फ हिंदी में चीज़ों को बोल रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बुक की रीडिंग सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से डिटेल में क्लियर हो पाए। बिकॉज एग्जाम्स में आप लोग को इंग्लिश में सब लिखना होता है, तो वो सब सिर्फ मैं यहाँ पे समझा दूंगा बोर्ड पे लिख के, तो आप लोगों के काम नहीं आएगा। तो पहले मैं आप लोगों को बुक से पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू एडिशन करना होता है वो मैं समझाते टाइम यहाँ पे हिंदी में बढ़िया से बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन अब आप लोग मेरे को बताओगे कि ये जो मेरा पर्टिकुलर टीचिंग हैबिट है कि पहले बुक को रीड करना, फिर हिंदी में समझाना और उसके बाद फिर उस टॉपिक को दोबारा बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करना, वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं? फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे के सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे फॉर श्योर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होने वाला है, एंड मैं जल्द ही उसके भी वीडियोस आपके साथ लेके आऊँगा, ठीक है? सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बस आप लोग इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो डैट जो भी मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए सबसे पहले। एंड अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ी सी भी चीज़ें यहाँ पे समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करके आप लोग कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग मेरे को ज़रूर बता सकते हो। एंड फॉर श्योर हम लोग अब अगले हफ्ते मिलते हैं संडे को। तब तक के लिए बाय बाय।